हेलो बच्चों, मैं पीआर स्टार स्वागत करता हूं आप सभी का आर्या पाठशाला के हमारी इस बेहतरीन सी फैमिली में। बच्चों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बच्चों, इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि कैसे आपके बॉडी के अलग अलग ऑर्गन एक दूसरे से लिंक होते हैं। बात करेंगे कि कैसे आप किसी गर्म चीज को जैसे ही टच करते हो आपका हाथ बहुत तेजी से पीछे आ जाता है। लेकिन बात हम इस पे भी करेंगे कि कभी कोई दुश्मन आपको मारता है तो आप क्विक रिस्पॉन्स देते हो और आपके पापा जब आपको मारते हैं तो आप शांत रह जाते हो। तो ये सब फंक्शन कैसे चल रहा है बेटा? कैसे जब आप भागते हो तो आपका हार्ट बीट बिना आपके कहे, बिना आपके सोचे वो बढ़ जाता है। कैसे आप तेजी से श्वास लेने लगते हो, क्या आपने कभी सोचा? नहीं ना, हम बताएंगे भैया। अरे इसी क्लास में बताएंगे, एकदम निश्चिंत रहिए। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन बढ़ने से पहले बेटा एक शब्द सुन लो। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। ये अंधकार बस कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। डरना नहीं है बेटा, पीआर स्टार तुम्हारे साथ है, आर्या पाठशाला तुम्हारे साथ है। बस आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए वक्त को बर्बाद नहीं करते हैं और 10th के साइंस का एक प्यारा सा चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में जानते हैं। ये बेटा ये जो बीच में दिख रहा है आपको, जो कि एकदम चमचमा रहा है, ये और कुछ नहीं है, न्यूरॉन को लेके आए हैं बेटा। जैसे बल्ब चमकता है तुम्हारे घर का, वैसे ही न्यूरॉन बेटा। न्यूरॉन जो है, जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे घर में फ्लो हो रही है और इतना सारा बल्ब जल रहा है जिससे हम तुमको चकाचौंध में नजर आ रहे हैं, एकदम चमकदार नजर आ रहे हैं इस बल्ब के कारण, उसी तरीके से बेटा तुम्हारे भी शरीर में पूरा तार बिछाया गया है, पूरा तार। और उस तार में करंट फ्लो करती रहती है और तुमको कंट्रोल करती रहती है। तो इसी को तो जानेंगे भैया इस क्लास में, बने रहिए इस क्लास में। चलिए बेटा आगे चलते हैं। कंट्रोल का मतलब तो लगभग हम सब जानते हैं, बट एक कोऑर्डिनेशन क्या है भैया, इसको समझाइए। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, चलो मैं तुम्हें बताऊं। पहले तो तुम समझो, द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस बॉडी ऑर्गन ऑफ अ लिविंग organism in a systematic, control and efficient way to produce a proper response to a various stimuli। अरे नहीं समझ में आया, इतना इंग्लिश काहे पढ़ते हैं? चलिए सीधा बात करते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन क्या है। सोचो तुम रास्ते से जा रहे थे, भेलपुरी खा रहे थे, और जब तुम जा रहे थे तो सामने एक जंगल आया और जंगल में खड़ा दिखा तुमको एक शेर। शेर को देख के तुम करोगे क्या? सोचो तुम शेर को देख रहे हो और शेर की नजर तुम पे है, अब तुम क्या करोगे बताओ? तुम बेटा वहां से भागने की कोशिश करोगे, तुम अपना जान बचाने की कोशिश करोगे। अरे है कि नहीं? तो समझो अब हम वहां से भागे जान बचाने के लिए। जब भाग रहे हैं बेटा, सबसे पहले देखो आंखों ने काम किया, आंखों ने शेर को देखा। अरे आंख ने सिग्नल पहुंचा दिया, भैया सामने शेर है। दिमाग ने सोचा भाई कि क्या करना है, क्या करना है, भागना है और क्या करना है। जब हम भाग रहे हैं, जब भी आप भागते हो और आप कंटिन्यूअसली भागते हो तो आप गौर करना बेटा, थोड़ा दूर नहीं, थोड़ा लंबा भागने पे, अब जान बचाने के लिए भाग रहे हो तो कंटिन्यू भागना पड़ेगा भाई। तो क्या होता है, जैसे ही आप भागते हैं आपका हार्ट बीट, याद रखना, एक तो आपका पैर का मसल कंटिन्यू काम कर रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो आप भाग रहे हो। दूसरा बात, आपका हार्ट बीट अपने आप तेज हो जाता है। देखना, गौर करना, कभी भाग के देखो, आधा किलोमीटर, सब समझ में आ जाएगा। आपका तेजी से श्वास फूलना चालू हो जाता है, आप ब्रीथ बहुत फास्ट करना चालू कर देते हो। तो ये क्या हुआ, क्या हुआ बताओ? देखो हमने शेर को देखा, शेर को देखते ही हम भागे, तो आंखों ने पहले देखा, एक ऑर्गन काम कर गया, ठीक है। फिर दिमाग ने सोचा और मसल को बताया बेटा भाग, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करना चालू किया, हम भागना चालू हुए। अब मसल को बेटा ब्लड सप्लाई चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या किया, हार्ट ने तेजी से पंप करना चालू किया और क्या हुआ बेटा, आपने तेजी से ब्रीथ करना चालू किया। तो कौन कौन ऑर्गन शामिल हो गया? आपका आंख, आपके पैर का मसल, और कौन शामिल हुआ? आपका हार्ट, और कौन शामिल हुआ? आपका लंग्स। अब देखो बेटा इतना सारा ऑर्गन एक साथ मिल के काम करता है आपके एक भागने में। तो समझ में आया कि नहीं? इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन। जब बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिल जाए, जब बॉडी के बहुत सारे पार्ट एक साथ मिल के काम करने लगे, इसी को भैया कहते हैं कोऑर्डिनेशन। आई होप आपको कोऑर्डिनेशन का मतलब तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं बेटा। देखो इस चैप्टर को समझने से पहले कुछ वर्ड्स को समझना जरूरी है, जैसे कि बेटा स्टिमुलस क्या होता है। स्टिमुलस
इन्वायरमेंट में किसी भी तरीके का चेंज स्टिमुलस कहलाता है। जैसे कि आप रास्ते से जा रहे हैं, आराम से एंजॉय करते हुए, सडन बारिश आ गया तो आप कहीं जाके छिप जाते हो। बेटा बारिश यहाँ स्टिमुलस है, बारिश के चक्कर में आप क्या किए, छिप गए, तो आपका छिपना रिस्पॉन्स है। अरे समझ में आया कि नहीं? अब देखो समझो, आप आराम से कहीं अंधेरे में बैठे हो और सडन कोई आपके घर का बल्ब जला दे या आपके आंखों पे टॉर्च जला दे, तो क्या होगा, आप तुरंत अपना आंख बंद करेंगे और अपने आंखों पे हाथ डालेंगे। तो लाइट बेटा चेंज हुआ, आप अंधेरे में बैठे थे, लाइट बदलाव ने किया, लाइट ने इन्वायरमेंट में कुछ बदलाव किया और इस चक्कर में क्या हुआ, आपने एक रिस्पॉन्स दिया, आपने अपना आंख बंद किया और अपने आंखों पे आपने हाथ डाला। तो लाइट यहाँ स्टिमुलस है और स्टिमुलस के चक्कर में आपने जो हाथ डाला वो आपने रिस्पॉन्ड किया। क्या समझ में आया बेटा? आप जैसे ही कोई गर्म प्याली को छू देते हो, जैसे ही कोई गर्म बर्तन को छूते हो, आपका हाथ सडन पीछे खींच जाता है। तो यहाँ गर्म था मतलब हीट, मतलब टेम्परेचर बेटा, टेम्परेचर क्या है, स्टिमुलस है, और आपने जो हाथ खींचा वो रिस्पॉन्स है। तो दोनों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि इन्वायरमेंट में कोई भी बदलाव, ठीक है ना, होता है जिसके प्रति हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। तो जो बदलाव है वो स्टिमुलस है और जो रिस्पॉन्स है बेटा वो हमारा रिस्पॉन्स है। अब समझो, इसके बाद एक और वर्ड समझना जरूरी है, दो वर्ड पे हम लोग ध्यान देंगे। एक बेटा होता है रिसेप्टर और दूसरा होता है बेटा इफेक्टर। भैया ये रिसेप्टर क्या है? अरे बेटा देखो, जैसे ही किसी ने तुम्हारे आंखों पे टॉर्च जलाया था तो किसने रिसीव किया, आपके बॉडी के किस ऑर्गन ने रिसीव किया? भैया टॉर्च मतलब लाइट आंखों ने रिसीव किया था भैया, तभी तो हम आंख को बंद किए थे। तो आंख वो ऑर्गन है बेटा जिसने क्या किया, लाइट को रिसीव किया। उस ऑर्गन के पास कोई ना कोई तो रिसेप्टर होगा, तभी तो वो लाइट को रिसीव कर पा रहा है। जी हाँ बच्चों, एक ऐसा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है आंखों के पास जो लाइट को रिसीव करता है, दैट इज कॉल्ड एज फोटो रिसेप्टर, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से देखो, तो रिसेप्टर कौन हो गया, आपका आंख, ठीक है ना, वो सेल, वो टिश्यू, वो ऑर्गन जो स्टिमुलस को रिसीव करे। यहाँ स्टिमुलस कौन है बेटा, लाइट, और रिसीव किसने किया, आपके आंखों के रिसेप्टर ने, ठीक है ना। तो आपका आंख वो ऑर्गन है जो रिसीव कर रहा है, उसके आंखों में एक रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है। अब बदले में आपने क्या किया, अपना आंख बंद किया और अपने आंख पे हाथ को लेके गए, तो ये क्या हो गया बेटा, इफेक्टर। आपका रिसेप्टर कौन हुआ, आंख, और इफेक्टर क्या हुआ, आप जैसे ही यहाँ हाथ ले जाते हो, मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तभी तो आप ये बेंड कर पाए। तो ये जो भी मूवमेंट आप कर रहे हो ना, याद रखो ये मसल के कारण है। क्यों है बेटा, मसल के कारण है। अरे समझ में आया कि नहीं? तो इफेक्टर समझ गए क्या होता है, ठीक है ना, और रिसेप्टर समझ गए। रिसेप्टर जो रिसीव करे, इफेक्टर जो उस स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स करे। जैसे हमारे आंख ने लाइट को रिसीव किया और जैसे ही हमने हाथ डाला तो हमारे मसल ने यहाँ काम किया, तो मसल हमारा इफेक्टर हो गया। अरे एग्जांपल से समझ में आया कि नहीं बेटा? अगर ये चार वर्ड समझ में आ गया है तो चलो बोलो, हम आगे चले, बोलो बोलो बोलो। चलिए, कुछ रिसेप्टर्स हैं, उनके नाम को हम चलिए जान लेते हैं। हमारे बॉडी में बेटा कुछ ऑर्गन्स हैं जो कि हर एक स्टिमुलस को रिसीव करता है। जैसे समझिए कि क्या है, हमारे आंखों ने किसको रिसीव किया था, लाइट को। लाइट क्या है, स्टिमुलस है। किसने रिसीव किया, कौन ऑर्गन है, आई, ठीक है। आई के पास जो रिसेप्टर होता है, याद रखना, उसको हम बोलते हैं बेटा फोटो रिसेप्टर। अरे लाइट को एक और वर्ड का नाम देते हैं, फोटोन, फोटो, ठीक है ना, इसीलिए वहां से आया फोटो, लाइट का ही है, एक वर्ड है, लाइट को ही एक और नाम से जानते हैं, याद रखो, फोटो। तो वहीं से आया, वहीं से फोटोसिंथेसिस भी आया, लाइट पे डिपेंड है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? अरे सब समझ में आएगा, बस आप जुड़े रहिए। देखिए हुआ क्या है बेटा कि हमारा जो ऑर्गन है आंख, है ना, उसने क्या रिसीव किया, लाइट। तो लाइट स्टिमुलस हो गया और आंख उस ऑर्गन में एक रिसेप्टर प्रेजेंट है जिसको फोटो रिसेप्टर। इसी तरीके से हमारे टेस्ट को रिसीव करने के लिए कौन सा है ऑर्गन बताओ, टंग। टंग पे जैसे ही डालते हो टेस्ट रिसीव होता है और उसको हम बोलते हैं बेटा गस्टेटरी रिसेप्टर। अरे गैस से रिलेटेड गस्टेटरी, याद रखो। हमारे स्मेल को रिसीव करता है हमारा नोज और उस रिसेप्टर को हम नाम देते हैं बेटा, कौन सा रिसेप्टर बेटा, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। और हमारे जो साउंड है उसको कौन रिसीव करता है, अरे गाना सुनते हो, कान रिसीव करता है। भैया ये तो बच्चा जानता है। तो कान में बेटा फोनो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, अरे फोनो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, इसी वजह से आप साउंड सुन पाते हो। तो आपको ये रिसेप्टर का नाम याद हो जाना चाहिए और ऑर्गन का नाम, ठीक है ना, कौन सा स्टिमुलाई कौन से ऑर्गन रिसीव करते हैं और उस ऑर्गन के पास कौन सा रिसेप्टर है, तीनों वर्ड याद हो जाना चाहिए। अरे है कि नहीं, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा?
तो ये तीनों आप याद कर ली, ये सब याद करना है। एक सेकंड में पेन का कलर बदल लूं, नहीं तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है बेटा, इसी तरीके से बेटा जब आपने गर्म चाय की प्याली को टच कर दिया था तो आपका हाथ सडन पीछे आ गया था, तो हीट एंड कोल्ड को रिसीव करने वाला, टेम्परेचर को रिसीव करने वाला कौन होता है बेटा? स्किन होता है भैया, स्किन। और वो स्किन को हम, उस स्किन के पास जो रिसेप्टर होता है उसको हम बोलते हैं थर्मो रिसेप्टर। अरे कोई दिक्कत है क्या बेटा? नहीं ना, आगे चले, याद कर लेना। अब लीजिए PYQ आ गया, इसमें हम जितना क्वेश्चन चाहे उसमें ईयर लिखा हो या नहीं लिखा हो, एक बात ध्यान में रखना कि इसमें सब PYQ मैंने सॉल्व करवाया है, तो इज्जत से उसको सॉल्व करना जरूरी है। ये लिखिए, रामलाल खड़े हैं क्वेश्चन के आगे कि अरे भैया क्या करें, बहुत टफ क्वेश्चन। अरे टफ नहीं है, तुम PR स्टार की क्लास में हो। चलो, द पार्ट विच इन विच गस्टेटरी, भैया गस्टेटरी है मतलब गैस, पेट से रिलेटेड, मतलब इस रिसेप्टर को कौन रिसीव किया? ये रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर जो है बेटा कौन से ऑर्गन के पास है? टंग के पास है भैया। और क्या रिसीव करेगा बताओ? टेस्ट। ठीक है ना? चलिए अब देखिए क्या आंसर है, क्या आंसर? टंग आंसर हो जाए, गस्टेटरी। अब पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो। द पार्ट इन विच गस्टेटरी रिसेप्टर आर प्रेजेंट, वेयर गस्टेटरी रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होते हैं बेटा? टंग पे। चले आगे चले, चलिए। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर बेटा, ऑल्फैक्टरी भैया, ऑल्फैक्टरी मतलब नोज, नोज में होता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, और वो स्मेल को रिसीव करता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर एबल टू डिटेक्ट व्हाट? स्मेल। ऑप्शन सी करेक्ट। भैया कितना आसान था। अरे हाँ बेटा, चलो अब समझिए बेटा, हमारे जो बॉडी में, पहले हम एनिमल पे चर्चा करेंगे कोऑर्डिनेशन के अंदर, फिर हम बात करेंगे प्लांट्स के अंदर। ओके, तो चलो पहले एनिमल को जान ले। एनिमल के अंदर बेटा जो कोऑर्डिनेशन है, ठीक है ना, वो दो तरीके के सिस्टम मिलके करते हैं, एक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है बेटा इंडोक्राइन सिस्टम। अरे भैया बताइए, पहला है नर्वस सिस्टम और दूसरा है इंडोक्राइन सिस्टम। तो जो नर्वस सिस्टम है बेटा, चलो थोड़ा उसके बारे में जान लें। इंडोक्राइन नया नाम लग रहा है क्या? अरे बेटा हार्मोन से रिलेटेड होता है, इसको बड़े ही अच्छे से पढ़ेंगे आप, एकदम मत घबराइए। चलिए पहले नर्वस सिस्टम को जानते हैं। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट से मिलकर बना है। एक तो बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो सेंटर में प्रेजेंट है उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो साइड साइड में है बेटा उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही सारा काम करता है। जो आप सोच रहे हो, जो आप कुछ प्लान कर रहे हो, वो सब कौन कंट्रोल कर रहा है? आपके बॉडी का हर एक चीज कौन कंट्रोल कर रहा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का बेटा काम होता है कि वो आसपास के इंफॉर्मेशन को लेना और दिमाग तक पहुंचाना। जैसे आपने टच किया गर्म चीज को, तो हीट को किसने रिसीव किया? पेरिफेरल ने। और कहां पहुंचा देगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। और CNS सोचेगा उस पर कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये सब एक तरीके का काम करने वाला वर्कर है। और इस पूरे मशीन का मालिक कौन बैठा है बेटा? ब्रेन, जो कि सब पे अपना कंट्रोल करके रखता है। ब्रेन नहीं बोलना, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, एक है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। एक है ब्रेन और दूसरा है बेटा स्पाइनल कॉर्ड। अरे दिख रहा है कि नहीं बेटा? दिख रहा है कि नहीं? ठीक है। और PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, एक क्रेनियल नर्व, दूसरा होता है बेटा स्पाइनल नर्व। क्या कोई दिक्कत है? समझो। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उनके पास दो पार्ट, एक तो ब्रेन, ये खोपड़िया, ठीक है ना। और ब्रेन में क्या होता है बेटा? पीछे, ब्रेन के पीछे वाले पोर्शन से एक चोटी निकला होता है, ठीक है ना, एक पूंछ निकला होता है ना। उस पूंछ को बोलते हैं बेटा स्पाइनल कॉर्ड। अब आप ध्यान से ना जब झुकोगे तो आपको बैक में जब सेंटर में टच करोगे तो आपको लगेगा एक उभार प्रेजेंट है। अरे हाँ भैया, आया तो समझ में। क्या वही है स्पाइनल कॉर्ड? ना ना ना, ऐसा गलती कभी मत करना। वो स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, वो बैकबोन है। वो बैकबोन है और बैकबोन में ऐसे होल प्रेजेंट होता है, ऐसे होल प्रेजेंट होता है। अरे दिख रहा है कि नहीं? उस बैकबोन में ऐसे होल प्रेजेंट होता है और उस होल में प्रेजेंट होता है कौन? स्पाइनल कॉर्ड। तो बेटा स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर एक कवरिंग है बैकबोन के नाम का, वो हड्डी है, ठीक है ना। तो बैकबोन स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। समझ में आया बेटा? आज तक तुम इसी में कंफ्यूज हो जाते थे। चलिए अब आगे चले। चलिए ये आप ध्यान से देखिए, ये क्या है बेटा? तुम्हारा खोपड़िया, ब्रेन। ब्रेन से एक पूंछ निकला है और ये पूंछ है बेटा स्पाइनल कॉर्ड। अरे दिख रहा है कि नहीं? है ना। ये मैंने दिखाया आपको हड्डी को, ये जो है ना इसके बीच में यहाँ स्पाइनल कॉर्ड होगा, ठीक है ना। और ये तो हड्डियां हैं जो आपको उभार
एक उभार नजर आता है, ये वर्टेब्रल कॉलम है या फिर बैकबोन है, ठीक है। अब देखो इसको, ब्रेन से कुछ नर्व निकला हुआ है, पतला पतला सा दिख रहा है, ये बेटा कहलाता है क्रेनियल नर्व। देखो ध्यान से, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, एक क्रेनियल और दूसरा स्पाइनल। क्रेनियल वो होता है जो ब्रेन से अराइज हो, जो देखो पेरिफेरल के दो पार्ट, एक क्रेनियल और दूसरा स्पाइनल, ठीक है, दिख गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जो ब्रेन से निकला उसको क्रेनियल बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे बेटा, क्रेनियल, और जो यहाँ स्पाइनल कॉर्ड से निकला उसे हम स्पाइनल नर्व बोलते हैं, स्पाइनल नर्व। क्या कोई दिक्कत है? तो आगे चले। अब देखिए बेटा, इस नर्वस सिस्टम को किसने बनाया, चलिए ये जानते हैं बेटा। एक सेल होता है जिसका नाम होता है नर्व सेल, एक सेल होता है जिसका नाम होता है नर्व सेल, या फिर उसको हम न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। पहले ये बात को अपने दिमाग में बैठाइए कि नर्वस सिस्टम को भैया किसने बनाया। इस सिस्टम को बनाने वाला जो प्यारा सा स्ट्रक्चर है उसका नाम है नर्व सेल या फिर न्यूरॉन। ये न्यूरॉन जो है कुछ अजीब सा स्ट्रक्चर रखता है बेटा, देखो ध्यान से, ये सेल है, एक सेल है, आपने 9th में पढ़ा होगा, सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, उसी तरीके से ये नर्व सेल मिलके नर्वस टिश्यू बनाया और वो पूरा पूरा सिस्टम बना लिया है, जिससे हम पूरा दिन रात काम करते रहते हैं। हमारे पूरे बॉडी को वो कंट्रोल करता है कि कब क्या सोचना है, कब क्या करना है। ये सब कहाँ हो रहा है बेटा, इसी नर्व सेल के अंदर हो रहा है। तो नर्व सेल जो है वो क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल का मतलब पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम को किसने बनाया, नर्व सेल ने, इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। क्या कोई दिक्कत है? बेटा आपके बॉडी का सबसे लंबा सेल होता है ये नर्व सेल। अरे आपके बॉडी का सबसे लंबा सेल का नाम बताओ, नर्व सेल। भैया आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे 1 मीटर तक लंबा हो सकता है भैया, 1 हाथ तक इतना लंबा हो सकता है, इतना बड़ा ये सेल होता है। अरे आपके बॉडी के सबसे बड़े सेल का नाम बताइए भैया, नर्व सेल, ठीक है कि नहीं, लॉन्गेस्ट सेल होता है, ठीक है। अब चलिए, ये नर्व सेल काम कैसे करता है? अरे बेटा ये वैसे ही काम करता है जैसे कि तुम्हारे घर में तार जो दौड़ा हुआ है उसमें कैसे बिजली दौड़ती है, एक बल्ब को जलाती है, उसी तरीके से इसमें एक बिजली दौड़ता है। और ये इलेक्ट्रिक इंपल्स को सोचो, मैंने यहाँ टच किया ना, यहाँ इलेक्ट्रिक इंपल्स एक करंट जनरेट हुआ जो बहुत तेजी से हमारे दिमाग के पास गया। भैया किसी ने टच किया तो दिमाग कहता है अरे रुको भाई, पहले देखने तो दो टच किसने किया। अगर वो हमारा दुश्मन है तो हम वैसे बैंड बजाएंगे, अगर हमारा कोई अपना है तो हम प्यार से उसको गले लगाएंगे। तो ये सब कौन किया, दिमाग ने सोचा। और ये कैसे हुआ बेटा, इलेक्ट्रिक इंपल्स के कारण हुआ भैया, बहुत आसान था, ठीक है। तो नर्व सेल समझ गए। अब देखिए बेटा, यही है आपका नर्व सेल। बड़े ही अच्छे से इस फिगर को देख लीजिए। तो चलते हैं आगे, चलते हैं बेटा अपने इस टॉपिक में। ये देखो, नर्व सेल के कुछ पार्ट होते हैं। अब तुम ध्यान से देखो, समझो ये है तुम्हारा नर्व सेल, और ये ऊपर में एक ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है, ऐसे प्रेजेंट है, और ये बोल रहा है कि भैया लाओ जल्दी से, ऐसे ऐसे हिल रहा है कि हमको इंफॉर्मेशन दो, हम तुरंत ले जाएंगे और किसके पास, ब्रेन के पास ले जाके पहुंचा देंगे। देखो ये न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन के टॉप पे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज डेंड्राइट। तो आपके सबसे पहले कौन है बेटा, डेंड्राइट, ये है, ये वो डेंड्राइट है, ठीक है। नहीं दिख रहा है, अभी दिख जाएगा, कोई बात नहीं, कलर बदल लेते हैं। ये देखो, ये कौन है बेटा, डेंड्राइट। क्या कोई दिक्कत है? तो सबसे पहला पार्ट कौन होता है बेटा, डेंड्राइट, और यही रिसीव करता है सिग्नल को। तो रिसीव किसने किया सिग्नल को, डेंड्राइट ने। आपने टच किया, ठीक है, टच करते ही सबसे पहले कौन होगा, डेंड्राइट। डेंड्राइट ही क्या करेगा बेटा, रिसीव करेगा सिग्नल को, ठीक है। अब सिग्नल रिसीव हो गया, तो डेंड्राइट के बाद क्या होता है, एक सेंटर में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसके बीच में प्रेजेंट होता है कौन, न्यूक्लियस। तो ये सेंटर में जो एक ऐसा सा ब्रॉड सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, राउंडेड स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उसको, सेल बॉडी के नाम से जानते हैं। दिख गया, राउंडेड स्ट्रक्चर सेंटर में प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेल बॉडी। और सेल बॉडी के बीच में बैठा होता है न्यूक्लियस। कौन बैठे होते हैं भैया, न्यूक्लियस। तो सबसे पहले फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज डेंड्राइट। डेंड्राइट के बाद कौन एक स्ट्रक्चर होता है, एक राउंडेड स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सेल बॉडी भैया। और क्या, इसको एक और नाम से जानते हैं, साइटोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसके बीच में कौन होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है। अब डेंड्राइट से सेल बॉडी के पास आ गया। सेल बॉडी क्या करती है, इस सिग्नल को, इस इलेक्ट्रिक इंपल्स को, इस करंट को आगे भेज देती है एक्सॉन के पास। किसके पास, एक्सॉन के पास। और समझो कि ये एक्सॉन के पास आया और यहाँ एक्सॉन का एंड है,
ध्यान से देखिए, ये क्या है बेटा, एक्सॉन। तो सबसे पहले गया डेंड्राइट, तब गया सेल बॉडी पे, तब किसके पास इलेक्ट्रिक इंपल्स गया, एक्सॉन के पास, और एक्सॉन के एंड को हम लोग नर्व एंड बोलते हैं। ये क्या है बेटा, नर्व एंडिंग। ये क्या है, नर्व एंडिंग। और ये कैसा होता है, फाइन ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये पार्ट होता है न्यूरॉन का। तो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां ना, आप अगर गौर से देखेंगे तो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ऐसे ऐसे करके, ध्यान से देखो, ये देखो, है ना, ये स्ट्रक्चर कहलाता है बेटा माइलिन शीथ। क्या कहलाता है, माइलिन शीथ। अरे भैया, एक्सॉन के ऊपर ना एक कवरिंग चढ़ा दी जाती है जिसको माइलिन शीथ बोलते हैं। क्या जरूरी था एक्सॉन के ऊपर इस कवरिंग का। इस कवरिंग को चढ़ाते ही क्या हुआ बेटा, कि जो इलेक्ट्रिक करंट पहले 100 के स्पीड से भाग रही थी, वो सीधा 1000 के स्पीड से भागना चालू कर देती है। मतलब जो इंफॉर्मेशन आपको 1 सेकंड में पहुंचना था, वो 0.1 सेकंड में फट से आपके दिमाग में पहुंच जाता। अरे समझ में आया कि नहीं, तो माइलिन से समझ में आया, एक्सॉन के ऊपर एक कवरिंग होता है ना। क्या कोई दिक्कत है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सॉन के ऊपर कवरिंग को, जो स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं बेटा, माइलिन शीथ बोलते हैं। और क्या बोलते हैं भैया जी, चलिए आगे चलते हैं। अब साइनेप्स क्या होता है समझो। अभी तक जो भी आपने देखा, हमने न्यूरॉन को देख लिया, हमने देखा कि जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करने वाला है वह नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेटा हमारा ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। पेरिफेरल में स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व वो नर्व होते हैं जो ब्रेन से निकलते हैं, और स्पाइनल नर्व वो होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं, जो यहाँ पीछे प्रेजेंट है एक पूंछ के जैसा। ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद हमने देखा कि बेटा हमारे नर्वस सिस्टम को किसने बनाया था, तो वो नर्व सेल ने बनाया था। फिर हमने नर्व सेल के डिटेल को देखा। नर्व सेल के टॉप पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था, दैट इज कॉल्ड एज डेंड्राइट। सेंटर में बेटा सेल बॉडी था, और उसके बीच में कौन प्रेजेंट था, न्यूक्लियस प्रेजेंट थे। उसके बाद ये सेल बॉडी क्या करता था बेटा, इंफॉर्मेशन को आगे एक्सॉन में भेज देता था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, एक्सॉन के एंड को क्या बोलते थे बेटा, नर्व एंडिंग। ठीक है ना, नर्व के एंड को नर्व एंडिंग बोलते हैं। और वो एंडिंग पे क्या होता है अब वो जानेंगे। अब नर्व एंड पे तो पहुंच गया कौन, इलेक्ट्रिक इंपल्स। ठीक है, माइलिन शीथ कहां प्रेजेंट होता है, बताइए बताइए, एक्सॉन के ऊपर भैया, और वो बहुत जरूरी है। ठीक है ना, क्यों जरूरी है मैंने समझा दिया। चलिए, साइनेप्स क्या होता है ये थोड़ा जान लेते हैं बेटा। देखो, जब एक न्यूरॉन सिग्नल भेज रहा है तो दूसरे न्यूरॉन, यहां देखो, एक न्यूरॉन ने सिग्नल भेजा और दूसरा न्यूरॉन जस्ट पीछे उसके होता है, और ये बैठा होता है। और ये न्यूरॉन जो है ना बेटा, इन दोनों न्यूरॉन के बीच में कुछ गैप प्रेजेंट होता है, और इसी गैप को ध्यान से देखिए, ये जो गैप आपको दिख रहा है, इसी गैप को हम साइनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनेप्स। अरे भैया, सिंपल सा मतलब है, एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में गैप होता है, इसको हम साइनेप्स बोलते हैं। सवाल सोचने वाला ये है कि भैया अगर गैप होता है तो ये जो इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिक करंट लेके आया था, ऐसा थोड़ी है कि तार को बीच में से काट देंगे तो ऊपर में बल्ब जल जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो यहाँ कैसे ऐसा हो रहा है, समझिए हुआ क्या बेटा। ये एक न्यूरॉन सिग्नल लेके आई आई आई, और बगल में बैठा था दूसरा न्यूरॉन जिसके बीच में गैप था। तो ये न्यूरॉन क्या करता है, ये न्यूरॉन बेटा ये कुछ केमिकल रिलीज करता है। अरे बेटा समझो, ये न्यूरॉन लेके आया सिग्नल और यहां आया, पीछे थोड़ा दूरी पे प्रेजेंट था दूसरा न्यूरॉन। अब ये क्या करेगा, अपने एंडिंग से कुछ केमिकल को रिलीज कर देगा। अपने नर्व एंडिंग से क्या करेगा बेटा, यहां से कुछ केमिकल को रिलीज कर देगा, कुछ केमिकल को यहां रिलीज कर देगा। और ये केमिकल फिर कहां जाएगा, इसके डेंड्राइट पे जाता है, बगल वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट पे जाएगा। अरे दिख रहा है ना, क्या किया, पहले न्यूरॉन ने कुछ केमिकल डाल दिया, और वो केमिकल दूसरा डेंड्राइट, पहले न्यूरॉन ने कुछ केमिकल डाला और दूसरा न्यूरॉन जो है उसका डेंड्राइट उस केमिकल को लेता है, और यहां फिर एक और इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता है। ठीक है, समझ में आया अब कैसे हुआ। तो साइनेप्स बेटा दो न्यूरॉन के बीच का जगह है। ठीक है, बस इतना समझिए। और यहाँ इलेक्ट्रिक इंपल्स ट्रांसफर होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, इलेक्ट्रिक, बताओ, इंपल्स के थ्रू नहीं, केमिकल के थ्रू। यहाँ क्या होता है बेटा, नर्व एंड जो होता है कुछ केमिकल रिलीज कर देता है, और वो दूसरा न्यूरॉन का डेंड्राइट उसको रिसीव करता है, और वहां फिर से एक नया इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता है, और वो आपके दिमाग तक लेके जाता है। भैया इतना कॉम्प्लिकेटेड है यार, तब हम लोग इतना जल्दी सोच लेते हैं। सोचो सोचो कि क्या बनाया है भगवान ने और क्या क्रिएट किया गया है। मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन का कोई कनेक्शन नहीं है,
वहां केमिकल खेल खेल रहा है, नर्व एंडिंग केमिकल निकाल देती है, दूसरा न्यूरॉन रिसीव करता है। चलिए पढ़ लीजिए इसको। एक स्मॉल गैप है बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन वेयर द नर्व इंपल्स पासेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन थ्रू अ केमिकल। समझ में आया कि नहीं? अब आते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स। ये बहुत आसान है, अभी तक जो पढ़ाया ना उसी को बस इसमें बताया गया है। अब समझिए क्या हुआ बेटा, ठीक है? इसमें देखो, पहले तो इससे पहले एक बात समझ लीजिए, हमारे पास तीन तरीके का न्यूरॉन होता है। हमारे पास तीन तरीके का न्यूरॉन होता है। एक होता है सेंसरी न्यूरॉन, एक होता है बेटा सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा होता है रिले न्यूरॉन, दूसरा क्या होता है रिले या फिर इंटर न्यूरॉन, और तीसरा होता है बेटा मोटर न्यूरॉन। क्या कोई दिक्कत है? तो जो सेंसरी न्यूरॉन है ना, उसका काम क्या होता है, जैसे तुम गर्म चीज को टच किए ना तो इंफॉर्मेशन को लेके दिमाग तक पहुंचा देना, मतलब बॉडी पार्ट से दिमाग तक जो पहुंचाए या सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाए। ये जरूरी नहीं है ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों है, तो दोनों में से कहीं भी पहुंचा देगा उसको बोलेंगे बेटा सेंसरी न्यूरॉन। तो बॉडी से लेके सीएनएस तक पहुंचाने वाले को सेंसरी। फिर वहां जाके कुछ काम वाम होता है भाई, सोचा जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना, रिस्पॉन्स देने के लिए, है कि नहीं? तो वहां पे प्रेजेंट होता है रिले न्यूरॉन, जो कि सेंसरी न्यूरॉन को आगे मोटर न्यूरॉन से कनेक्ट करता है। भैया ये मोटर न्यूरॉन क्या है? मोटर न्यूरॉन क्या करेगा? अब सोचो कि तुमने गर्म चीज को टच किया, अब हाथ को खींचना है ना, तो वो इंफॉर्मेशन कौन लेके गया? मोटर न्यूरॉन। जो लेके आया इंफॉर्मेशन सीएनएस के पास, उसको सेंसरी सेंस किया ना बेटा, सेंस ऑर्गन के पास सेंसरी न्यूरॉन लेके आया। जो बीच में प्रेजेंट था वो इंटर न्यूरॉन, और वो इंटर न्यूरॉन किससे कनेक्ट हो रहा था? सेंसरी को मोटर से कनेक्ट करता है। मोटर न्यूरॉन क्या करता है? हमारे सीएनएस से इंफॉर्मेशन को लेके जाता है इफेक्टर के पास। वो इफेक्टर, अब हाथ को मोड़ना है कि नहीं मोड़ना है, ये इंफॉर्मेशन कौन लेके गया बेटा? समझ में आ गया? मोटर न्यूरॉन। तो चलिए बेटा बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्स के ऊपर। अब ये कैसे होता है भैया ट्रांसमिट? जैसे ही कुछ गर्म चीज को हम टच करते हैं, हमारे दिमाग को कैसे पता चलता है कि वो गर्म है? कौन लेके जाता है इंफॉर्मेशन और कैसे जाता है? अब इस पे बात करेंगे। कौन लेके जाता है ये तो हम बहुत अच्छे से बता चुके हैं बेटा कि वो नर्व लेके जाता है, बट कैसे लेके जाता है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू। अब समझो, आपके आंखों में किसी ने टॉर्च जलाया था, अरे हाँ कि ना, तो लाइट आई थी और सडन आपने क्या किया था बेटा? रिस्पॉन्ड किया था, है ना? तो ये सारा मैकेनिज्म कैसे हुआ? ये इलेक्ट्रिक इंपल्स कैसे हमारे दिमाग तक गया और फिर हमारे हाथ के मसल तक आया कि हमने इसको रिस्पॉन्ड किया? इन सारे पॉइंट को देखेंगे। सबसे पहले बेटा लाइट यहाँ क्या है? स्टिमुलस। किसने रिसीव किया? रिसेप्टर कौन है? हमारे आंखों ने। आंख में कौन सा रिसेप्टर होता है बेटा? फोटो रिसेप्टर होता है भैया। और कौन सा रिसेप्टर होता है? तो समझिए, लाइट आया, स्टिमुलस आया, रिसेप्टर ने उसे रिसीव किया। रिसेप्टर के पास सेंसरी न्यूरॉन है। कौन न्यूरॉन? सेंसरी न्यूरॉन। और सेंसरी न्यूरॉन उस इंफॉर्मेशन को ले जाता है किसके पास? सीएनएस के पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वहां प्रोसेस करती है और उस इंफॉर्मेशन को मोटर न्यूरॉन को देती है कि जाओ अपने हाथों को बोलो कि आंख के ऊपर आ जाए। तो मोटर न्यूरॉन तुरंत इंफॉर्मेशन मसल के पास ले जाता है और मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ और हमारा हाथ हमारे आंखों के पास आ जाता है। यही खेल होता है। तो सबसे पहले समझिए कि हुआ क्या बेटा? हमारे रिसेप्टर ने रिसीव किया किसको? इंफॉर्मेशन को, और किसके पास भेजा? सेंसरी न्यूरॉन के पास। हमारे जितने रिसेप्टर हैं उनके पास सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। वो सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है? रिसीव, अरे न्यूरॉन है बेटा, तो वो कहाँ रिसीव किया होगा? अपने डेंड्राइट के ऊपर, और डेंड्राइट से कहाँ गया होगा? सेल बॉडी में, और उसके बाद एक्सॉन, एक्सॉन के बाद वो नर्व एंडिंग, और ऐसे ही करते करते धीरे धीरे दिमाग तक पहुंच गया होगा। अब यहाँ क्या हुआ? एक केमिकल रिएक्शन हुआ। समझिए, जो इंफॉर्मेशन रिसीव हुआ सेंसरी न्यूरॉन के पास, तो उसके डेंड्राइट पे हुआ। डेंड्राइट के पास क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन होता है, और वो रिएक्शन एक इलेक्ट्रिक करंट का जनरेशन करती है। क्या करती है? इलेक्ट्रिक इंपल्स का जनरेशन करती है। केमिकल रिएक्शन होता है जो कि इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता है। वो इलेक्ट्रिक इंपल्स डेंड्राइट से कहाँ जाता है बेटा? सेल बॉडी में, और देन सेल बॉडी से कहाँ जाएगा? एक्सॉन में। एक्सॉन से फिर नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग के बाद बताओ क्या आता है बेटा? या तो सीधा ब्रेन का पार्ट आ जाएगा, नहीं तो साइनेप्स आएगा। क्या आएगा? साइनेप्स, ठीक है ना? चलिए, साइनेप्स के बाद क्या होगा बेटा? यहाँ पे क्या होगा? एट द एंड ऑफ एक्सॉन इलेक्ट्रिक इंपल्स कॉज रिलीज ऑफ केमिकल। अरे बोला था ना बेटा, साइनेप्स आया, साइनेप्स में केमिकल की उल्टी कर दी जाती है और वो
फिर केमिकल, अगला न्यूरॉन का डेंड्राइट उस केमिकल को रिसीव करता है, फिर वहां एक रिएक्शन होता है और वहां एक इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता है। अरे दिख रहा है ना बेटा, दिख रहा है ना, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है। सबसे पहले क्या हुआ था बेटा, सेंसरी न्यूरॉन ने रिसीव किया था, सेंसरी न्यूरॉन ने रिसीव किया किसको, स्टिमुलस को। वहां क्या हुआ, सेंसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट के पास एक केमिकल रिएक्शन हुआ, तो क्या हुआ, वहां एक इलेक्ट्रिक करंट का जनरेशन हुआ। वो इलेक्ट्रिक करंट बेटा उस डेंड्राइट से सेल बॉडी में जाती है, सेल बॉडी से एक्सॉन में जाती है भैया, एक्सॉन से नर्व एंड पे गई। जैसे ही नर्व एंड पे पहुंचती है बेटा, एक केमिकल रिलीज होता है, कहाँ, साइनेप्स में। साइनेप्स क्या होता है, दो नर्व के बीच का खाली स्पेस, एक केमिकल रिलीज हुआ और वो केमिकल बेटा अगले न्यूरॉन पे जाती है और वो अगले न्यूरॉन में फिर से एक केमिकल रिएक्शन होता है डेंड्राइट के पास और वहां वही इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हो जाता है और आगे जो है सो उसको इंफॉर्मेशन को हमारे सीएनएस तक ले जाता है, ठीक है ना। अब केमिकल क्रॉस द गैप एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिक इंपल्स इन द डेंड्राइट टू नेक्स्ट न्यूरॉन। और यही हुआ है बेटा, यही कि अगले न्यूरॉन में वही केमिकल क्या करता है, उसके डेंड्राइट टिप पे केमिकल रिएक्शन करवाता है, ठीक है। क्या कोई दिक्कत है, यहां समझ में आ गया कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंपल्स कैसे ट्रांसफर हुआ, ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे चले, अब आता है, ध्यान से देखिए कि हुआ क्या बेटा। इस पूरे खेल को बड़े ही अच्छे से मैंने बता दिया है। स्टिमुलस भैया लाइट आया, ठीक है, लाइट को रिसेप्टर ने रिसीव किया, किसने, हमारे आंख ने, फोटो रिसेप्टर ने, ठीक है ना, रिसीव कर लिया। अब वहां पे कौन था, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन का भी कौन सा पार्ट, डेंड्राइट। जैसे ही रिसीव हुआ तो एक केमिकल रिएक्शन होता है और वो डेंड्राइट के पास होता है, सेंसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट के पास। वो रिएक्शन इलेक्ट्रिक इंपल्स का जनरेटर, यहाँ पे क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हो गया वो डेंड्राइट पे, कहाँ पे, सॉरी यहाँ नहीं बेटा, डेंड्राइट पे ही इलेक्ट्रिक इंपल्स का जनरेशन हो गया। ये डेंड्राइट से सेल बॉडी में गया, कहाँ गया बेटा, सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से साइनेप्स। अच्छा, जैसे ही साइनेप्स पे गया, साइनेप्स पे क्या होता है बेटा, केमिकल रिलीज होता है भैया, केमिकल। और ये केमिकल फिर कहाँ जाता है, आगे अगले न्यूरॉन के पास, ठीक है ना। अब देखिए अगला न्यूरॉन कहाँ ले गया उसको, सीएनएस में, और वहां बैठा होता है रिले न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन या फिर इंटर न्यूरॉन, जो कि किसको कनेक्ट करता है, सेंसरी को मोटर से। अभी बताया था ना, सीएनएस में इंफॉर्मेशन ये हुआ कि भाई अब क्या करना है क्या नहीं करना है, इस इंफॉर्मेशन का उसके बाद तुरंत बता दिया जाता है मोटर न्यूरॉन को कि भाई ये करना है। अब मोटर न्यूरॉन क्या करता है, मोटर न्यूरॉन के पास कौन सा फिर होगा, डेंड्राइट, और डेंड्राइट के पास बाद फिर सेल बॉडी, सेम सिमिलरली जैसे सेंसरी में ट्रेवल हुआ था, फिर एक्सॉन में, और एक्सॉन से सीधा एक्सॉन जाएगा और इफेक्टर को बता देगा क्या कि बेटा क्या करना है, नर्व एंडिंग के द्वारा, कि हाथ खींचना है कि नहीं खींचना है, क्या करना है। ये इंफॉर्मेशन सीएनएस से मोटर न्यूरॉन के थ्रू आती है। तो यही पूरा रास्ता है, जब आप किसी चीज को रिसीव करते हैं, किसी स्टिमुलस को, उसके प्रति जो रिस्पॉन्स करते हैं, ये पूरा मैंने पैसेज बहुत ही अच्छे से बना दिया है, इसको आप एक बार पढ़ लेना। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू अबाउट न्यूरॉन, न्यूरॉन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, बताओ। डेंड्राइट ऑफ न्यूरॉन पास द इंपल्स टू द एक्सॉन, ठीक है, सही है, ये एकदम गलत है बेटा। किसके पास भेजती थी, सेल बॉडी के पास, तो दूसरे पे ये। एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन कैरी इंपल्स फ्रॉम द सेल बॉडी, सही है ये दूसरा। सेंसरी न्यूरॉन कैरी द इंपल्स टू अ स्पेसिफिक इफेक्टर, इफेक्टर, सही है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है बेटा, कैरी इंपल्स टू स्पेसिफिक इफेक्टर, अरे सही है कि गलत है। सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है बेटा रिसेप्टर से सीएनएस के पास ले जाना, इफेक्टर के पास तो मोटर ले जाती है, ठीक है। तो कौन गलत है बेटा, तीसरा भी गलत है, दूसरा सही है। अब चौथे पे आओ। ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू मसल फाइबर अकर थ्रू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, अभी आगे पढ़ाऊंगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में, तो चौथा सही है। अब आइए ऑप्शन 2 और 4 जिसमें भी करेक्ट है उसको टिक कर दीजिए, तो डी ऑप्शन इज परफेक्ट। चलिए आगे चले, तो भैया अगला वही है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्वेश्चन इसके बाद डालना था बट एडिटर भैया का क्या कहा जाए। चलिए आगे चलते हैं। ये क्या होता है बेटा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जैसे ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, चलिए जानते हैं क्या होता है। मैंने क्या बताया था बेटा कि जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन में ना ट्रांसफर कैसे करता है, साइनेप्स बीच में होता है, और वो इलेक्ट्रिक इंपल्स कैसे जनरेट होता है दूसरे न्यूरॉन में, केमिकल के थ्रू।
उसी तरीके से जब मोटर न्यूरॉन ना सीएनएस से इंफॉर्मेशन लेके आता है मसल के पास, तो ना क्या होता है, मान लो ये न्यूरॉन आया और मसल के पास आया, तो क्या होता है बेटा कि ये पूरा जाके इस पर टच नहीं होता है। समझ में आ रहा है? यही बता रहे हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कि ये न्यूरॉन ना जो नर्व आ रहा है वो इसमें टच नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, थोड़ा ऊपर है, और ये ऊपर ना नर्व एंडिंग है, कौन से, मोटर न्यूरॉन का। ये फिर क्या करेगी, केमिकल के उल्टी कर देगी मसल पे। जैसे ही मसल पे उल्टी करेगा केमिकल का, अब इसको बता देगा कि तुमको कॉन्ट्रैक्ट होना है कि रिलैक्स होना है, क्या होना है। तो ये कौन आया बेटा, मोटर न्यूरॉन। कौन आया, मोटर न्यूरॉन। और किसके पास आया, मसल के पास। तो ये क्या होता है बेटा, साइनेप्स। यहाँ भी एक खाली साइनेप्स के जैसे खाली जगह होता है जहाँ केमिकल डाल दिया जाता है। ठीक है, अब जब नर्व और मसल जहां मिल रहे हैं उसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। और यहाँ भी जो इलेक्ट्रिक इंपल्स ट्रांसफर हुआ नर्व से मसल के अंदर, वो भी केमिकल के थ्रू ही होता है। अरे बस यही है बेटा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। समझ में आया ना? ओके। इट इज अ पॉइंट वेयर मसल फाइबर कम इन कॉन्टेक्ट विथ मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन याद रखना, सेंसरी का काम था सेंस ऑर्गन से दिमाग तक ले जाना, और दिमाग से कोई भी इंफॉर्मेशन या सीएनएस से हमारे किसी भी इफेक्टर पे कैसे जाती है, मोटर न्यूरॉन से। ठीक है, तो कैरी करता है नर्व इंपल्स फ्रॉम सीएनएस। अब आ गया ये दूसरा पॉइंट, क्या है, नर्व इंपल्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम न्यूरॉन टू मसल फाइबर इन द सेम वे एज द इंपल्स ट्रांसमिटेड अक्रॉस द साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन। बेटा वही बात लिखा है जो मैंने आपको समझाया है। ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन मैंने बता दिया। सेंसरी, बेटा सेंसरी का काम क्या होगा बताइए, आपके किसी भी बॉडी से इंफॉर्मेशन को दिमाग तक ले जाना, ओके, स्टिमुलस को रिसीव करके। फिर वहां हमारे दिमाग में कौन है बेटा, इंटर न्यूरॉन, जो सेंसरी को मोटर न्यूरॉन से इंटर न्यूरॉन कौन होते हैं, कनेक्ट करते हैं। ओके, अब इंटर न्यूरॉन क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन पे इंफॉर्मेशन सेंसरी से आया, इंटर में बीच में रुका, बेटा आगे मोटर के पास जाता है। मोटर क्या करता है, हमारे दिमाग से, हमारे सीएनएस से इंफॉर्मेशन को बॉडी के अलग अलग पार्ट पे ले जाता है। ये बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है ना, तो ये इफेक्टर के पास ले जाता है। समझ में आया? ओके, चलो आगे चलते हैं। ये आप एक बार पढ़ लेना खुद से, वही बात है बेटा, सेम बात मैं कितनी बार रिपीट करूं, एक बार आप इसको देख लो बड़े ही अच्छे से। मैं स्क्रीन से निकल जा रहा हूं, सेम चीज मैंने दोबारा अच्छे से लिख दिया है। ठीक है, कि सेंसरी रिले न्यूरॉन यहाँ प्रेजेंट है ब्रेन में, ठीक है ना, रिले न्यूरॉन बीच में प्रेजेंट है, सेंसरी बेटा यहाँ है, यहाँ रिले है, और यहाँ कौन है बेटा, मोटर है। तो कैसे, कौन न्यूरॉन कहाँ है, मैंने अच्छे से लोकेशन बता दिया है, पहले भी पढ़ा चुके। अब भैया आती है बात रिफ्लेक्स आर्क की। सोचो ये रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, चलिए एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं। पहले बात, इस बात को समझिए बेटा कि आप ना बहुत सारी चीज सोच के करते हो। जैसे आपको कोई गाली दे दी है, तो आप उस गाली का रिस्पॉन्स देना है कि नहीं, सामने वाला पार्टी कैसा है, इसे बहुत ही अच्छे से सोच के करते हो। ठीक है ना, तो इसमें टाइम लेते हो, आप आराम से सोचते हो कि ठीक है इसके प्रति क्या रिस्पॉन्ड करना है। मान लीजिए आपके पापा आपको 2 झापड़ मार दिए, तो आप सोचते हो कि यार रिप्लाई में 2 झापड़ मारना है कि नहीं मारना है। ठीक है ना, सोच समझ के ये सब काम होता है। लेकिन कुछ काम आप जज करिएगा कि बिना सोचे समझे कर देते हो। क्या, देखो जैसे आप किसी गर्म चीज को टच करते हो, तो वहां ना सोचते नहीं हो, आप पहले हाथ हटाते हो, तुरंत आपका हाथ हट जाता है। कभी गौर किया है, कभी आपके आंखों के पास कोई पार्टिकल आ जाए तो आंख का जो पलक है वो अपने आप बंद हो जाता है। इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, समझे कि नहीं। कभी आपका किसी चाकू पे मान लो हाथ चला गया, किसी नुकीली चीज पे अगर आपका हाथ चला गया, तो हाथ अपने आप सडन खिंच जाता है, समझे कि नहीं। तो इसमें टाइम एकदम सोचा नहीं जाता है, बहुत कम टाइम लगता है और तुरंत ये काम हो जाता है। ठीक है ना, ये कैसे होता है। और बहुत सारा काम है जो हम सोच समझ के करते हैं, तो सोचा समझा हुआ काम एक अलग काम है और रिफ्लेक्स एक्शन अलग है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है बेटा, सडन एक्शन है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, आप सोचते नहीं हो, आपका ब्रेन कुछ नहीं सोचता है, यहाँ डिसीजन स्पाइनल कॉर्ड ले लेती है। भैया नहीं आया समझ में, समझो। सेंसरी ने गर्म चीज को टच करते ही रिसीव किया, सेंसरी न्यूरॉन ने, और ये इंफॉर्मेशन लेके जा ही रहा था किसके पास, ब्रेन के पास। लेकिन बीच में स्पाइनल कॉर्ड आती है और कहती है भाई गर्म है तो सोचो मत, ब्रेन को हम इंफॉर्मेशन बाद में दिया जाएगा, पहले हाथ खींचो। तो डिसीजन कौन ले लेता है यहाँ बेटा, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है, क्विक एक्शन होता है ये, क्विक। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपके कंट्रोल में नहीं होता है। कंट्रोल का मतलब आप सोचते नहीं हो, मतलब इनवॉलेंटरी, जो आप सोच के करते हो, जैसे चलना, बोलना,
लिखना, ये सब आपका सोचा हुआ है तो वो वॉलेंट्री कहलाता है, और जो नहीं सोचा होता है वो इनवॉलेंट्री, ठीक है। और ये क्विक रिस्पॉन्स होता है, कैसा होता है, लाइफ सेविंग रिस्पॉन्स है। कुछ चीज आपको पता चला भाई, कहे आंख के सामने सडन कुछ बहुत तेजी से उड़ के आ रहा है, अगर आपका आंख अपने आप बंद नहीं हुआ, अगर आप ये सोचने लगे कि क्या उड़ के आ रहा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो बेटा आपका आंख इतने देर में डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो फट से बंद हो जाता है। आपका गर्म चीज, किसी भी गर्म चीज पे हाथ चला गया, आप पहले खींचते हो, बाद में सोचते हो गर्म चीज चाय था कि पानी था कि दूध था, ये लाइफ सेविंग है। तो यही कहलाता है बेटा रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है ना। क्या कोई दिक्कत है? अब पढ़ लीजिए। रिफ्लेक्स एक्शन इज सडन और क्विक इनवॉलेंट्री मूवमेंट टू ए स्टिमुलस। ये क्या होता है बेटा, जैसे कफिंग और स्नीजिंग, आपके नाक में कुछ घुस गया तो आप सोचते थोड़ी हो, अचानक आप छींक देते हो कि उसको बाहर निकालो भाई, कोई पैथोजन, मान लो कोई बैक्टीरिया घुस गया तो छींक के उसको आप बाहर निकाल देते हो। समझ में आया कि नहीं? अब उसी तरीके से ब्लिंकिंग ऑफ आई है, ठीक है ना। एक और मैंने एग्जांपल बताया, सडन हाथ खींच लेना किसी गर्म चीज को जब टच होता है तो। रिफ्लेक्स एक्शन इज मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड बाय, नॉट कंट्रोल्ड बाय ब्रेन, इट इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। किसके थ्रू? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। अब आते हैं, इट इज प्रोटेक्ट द बॉडी बाय प्रोड्यूसिंग क्विक रिस्पॉन्स। ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है एक क्विक रिस्पॉन्स जनरेट करके। देखो हम जो पढ़ा देते हैं वही चीज लिखा हुआ है बेटा, नोट्स मेरा ही लिखा हुआ है, तो परेशान मत हो, पहले समझ लिया करो। नोट्स तो आराम से समझ में आ जाएगा, बहुत आसान होता है, आपको पहले समझना जरूरी है। तो दूसरा होता है बेटा रिफ्लेक्स आर्क। भैया ये रिफ्लेक्स आर्क क्या है? अरे जो इंफॉर्मेशन तुमने रिसीव किया और जो आपने रिएक्ट किया, जैसे आपने गर्म चीज को टच किया तो हाथ खींचा ना, इस प्रोसेस में जो रास्ता तय हुआ, इलेक्ट्रिक इंपल्स ने तय किया, उसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे। क्या क्या होगा बताओ? जैसे कोई चीज टच होगा तो वहां सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट है, ठीक है, सेंस ऑर्गन पे तुरंत रिसीव हुआ, रिसीव करके सेंसरी न्यूरॉन किसके पास भेजेगा? वही सेंसरी न्यूरॉन के पास डेंड्राइट है, देन सेल बॉडी, देन एक्सॉन, और वो फिर कहाँ जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड। जैसे स्पाइनल कॉर्ड पे पहुंचा, यहाँ ब्रेन के पास नहीं जाने देगा, स्पाइनल कॉर्ड डिसीजन ले लेगा और मोटर न्यूरॉन को कहेगा भाई हाथ खींच लो। फिर मोटर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके जाएगी हाथ के पास और कहेगी भाई ए मसल हाथ खींच ले भाई, कॉन्ट्रैक्ट हो और हाथ खींचो, ठीक है ना। तो यही खेल चला, ठीक है, समझ में आया। यही जो रास्ता है इसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन का जो रास्ता होता है उसको रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। समझ में आया? तो इस रास्ते को देख लीजिए, यहाँ आपको ध्यान से दिख रहा होगा स्पाइनल कॉर्ड, कहीं ब्रेन का नाम नहीं होगा, बस डिसीजन स्पाइनल कॉर्ड लेती है, आपको इतना समझना है रिफ्लेक्स एक्शन में। और ये लाइफ सेविंग होता है बेटा, अगर ये नहीं होगा तो आपका हाथ कभी बहुत ज्यादा जल जाएगा, आपका आंख डैमेज हो जाएगा। ये सब बहुत जरूरी, ये बहुत जरूरी है आपके जीवन के लिए। ये देखो आपके एनसीईआरटी का एक फिगर है, तो इसमें आप गौर करना, एक फिगर हो सकता है आपको बहुत सारे टीचर नहीं भी पढ़ाते हो इस फिगर को अच्छे से, बट आप गौर करिए बेटा। चलो हम थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। देखिए आपने एक गर्म चीज को टच किया, ये क्या लिख रहा है? रिफ्लेक्स आर्क बता रहा है। क्या बता रहा है बेटा? रिफ्लेक्स आर्क। देखिए आपने क्या किया, एक बार मैं कलर बदल देता हूँ। ये गर्म चीज को टच किया, टच करते ही क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन दौड़ा, वो कहाँ गया? स्पाइनल कॉर्ड पे। ध्यान दो, कहाँ गया? स्पाइनल कॉर्ड। ये एक एरो बनाया हुआ है, ये एक एरो बनाया हुआ है, ध्यान से देखिए, नहीं देख कहाँ गया? ये बेटा एक एरो बनाया हुआ है, ठीक है ना। ये एरो क्या बता रही है कि मैसेज ब्रेन के पास गया। अब सोचो, बहुत सिंपल है, ये क्या आप समझाना चाह रही है? आपने जो गर्म चीज टच किया, हाथ खींच लिया है, लेकिन ऐसा थोड़ी है दिमाग को पता नहीं चला कि गर्म चीज था, आपने हाथ खींच लिया है, वो तो स्पाइनल कॉर्ड ने बताया कि भाई हाथ खींचो। उस स्पाइनल कॉर्ड ने जब मोटर न्यूरॉन को बोला था कि हाथ खींचो, उसी समय उसने दिमाग को भी इंफॉर्मेशन भेज दिया था कि भैया कुछ गर्म चीज था जो टच हो गया था, हम हाथ खिंचवा दिए, अब आगे उसका क्या करना है आप देखिए। अब ब्रेन डिसाइड करना है भाई कि ये जो गर्म ग्लास है इसको हम हटा के कहीं और रख दें, गर्म पानी उसको कहीं और रख दें। ये जो हमारे आंख के पास पार्टिकल आ रहा था, भाई देखो तो जरा ये क्या था, क्या कर सकता है? समझ में आया? हम रास्ते से जा रहे थे, हमारा कांटा चुभ गया पैर में, हम पैर सडन ऊपर कर लेते हैं, अब वो कांटे का क्या करना है, उसको हटा के रोड से हटा देना है कि नहीं हटाना है, ये ब्रेन डिसीजन लेगा, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड हाथ तो हटवा दिया, लेकिन इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास भी भेज दिया कि भैया अब आप डिसाइड करिए कि जो सामान है जो गर्म था उसका क्या करना है, सोचते रहिए। और ना इंफॉर्मेशन भी रख लीजिए कि ऐसा कुछ होगा तो गर्म हो सकता है, तो आगे सतर्क रहना है। समझ में आया कि नहीं भैया? ठीक है, सब समझ में आ गया। क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है,
ये भैया जी बहुत कंफ्यूजन में है कि क्या करें इनका, लेकिन आप नहीं होंगे, क्या है कि आप हमसे पढ़ रहे हो। चलो, सेंसरी नर्व, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन पढ़ो कि क्या बोल रहा है, तो हम पेन का कलर बदले। ये क्या है बेटा, जो सेंसरी नर्व है ऑफर रिफ्लेक्स आर कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर, रिसेप्टर से, ठीक है ना, रिसेप्टर सेल टू द वेयर, स्पाइनल कॉर्ड के पास ले जाता है बेटा, ब्रेन के पास नहीं। किसके पास, स्पाइनल कॉर्ड। पहला ही आंसर होगा, सीधा सी बात है। चलिए, ये मैंने कुछ पॉइंट लिखा है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझिए। वॉलेंटरी एक्शन वो होता है जो आपके कंट्रोल में हो। आपको क्या बोलना है, आपको चलना है, आपको दौड़ना है, आपको लिखना है, ये सब आपके कंट्रोल में है। बट आपका हार्ट बीट तेज हो जाना, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है ना। आप जब भागते हो तो आप श्वास बहुत तेजी से लेते हो। क्या आप कहोगे लंग्स को कि भाई रुक, थोड़ा स्लो श्वास ले, हम भाग रहे हैं, उससे क्या, तो क्या आपका लंग्स बात मानेगा? नहीं। क्या आप पेट में खाना खा लिए, बोलोगे पेट को भाई अभी एंजाइम नहीं सिक्रेट कर, 4 घंटे बाद आराम से उसको पचाना? ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये इनवॉलेंट्री, जो आपके कंट्रोल में है वो वॉलेंट्री। और एक और होता है बेटा रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन एक तरीके का इनवॉलेंट्री ही है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये थोड़ा अलग पोर्शन है, ये बड़ा क्विक होता है, बहुत ही तेजी से होता है और लाइफ सेविंग है। तो चलिए एक बार इसको समझ लेते हैं, हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से। वॉलेंट्री क्या है बेटा, कंट्रोल बाय आवर विल। विल का मतलब बेटा ब्रेन के थ्रू। किसके थ्रू कंट्रोल होता है, ब्रेन के थ्रू भैया। और इनवॉलेंट्री क्या है, ये आपके ब्रेन के थ्रू कंट्रोल नहीं होता है। इनवॉलेंट्री क्या है, ब्रेन के थ्रू कंट्रोल नहीं होता है। और रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। क्या कोई दिक्कत है? चलिए, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसमें बेटा ब्रेन इन्वॉल्व होता है वॉलेंट्री में, और इसमें स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। क्या कोई दिक्कत है? चलिए आगे चलते हैं। इट डज नॉट, विल पावर का मतलब होता है बेटा सोच, ठीक है ना। ब्रेन तो हर जगह है, कहीं ना कहीं सीएनएस हर जगह इन्वॉल्व है, बट आपके सोच पे डिपेंड करता है। कौन? वॉलेंटरी, है ना। आप सोच समझ के एक्शन लेते हो। इट डज नॉट नीड एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस, ठीक है। बट इसको भी कोई स्टिमुलस नहीं चाहिए, और इनको क्या चाहिए, स्टिमुलस चाहिए। किनको बेटा? रिफ्लेक्स एक्शन को। वॉलेंट्री पे आइए, इनका जो एक्शन होता है वो ब्रेन के थ्रू रेगुलेटेड होता है, और जो इनवॉलेंट्री है वो भी कहीं ना कहीं ब्रेन के थ्रू ही रेगुलेटेड होता है, बट आप बिना सोचे करते हो। इस पे आपका सोच नहीं चलता है, ब्रेन ही एक्शन ले रहा है, बट आपका सोच काम नहीं करता है, ठीक है। ये डिफरेंस है। और रिफ्लेक्स एक्शन जो है ना, ये एक्शन स्पाइनल कॉर्ड ले लेती है। अब आते हैं आगे, इनमें स्केलेटल मसल रिस्पॉन्स होगा। जी हाँ, आपका लिखना, आपका दौड़ना, आपका बोलना सब स्केलेटल मसल, वो मसल जो आपके बोन से कनेक्टेड है, उसको हम स्केलेटल मसल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वॉलेंट्री में स्केलेटल मसल, और जो इनवॉलेंट्री उनमें स्मूथ मसल होता है, वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है, स्मूथ मसल, ठीक है। तो स्केलेटल मसल इनमें इन्वॉल्व नहीं है। और यहां पर भी किसमें, रिफ्लेक्स एक्शन में स्केलेटल मसल ही इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? अब आते हैं बेटा, जो वॉलेंटरी है वो थोड़ा स्लो होता है। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा दिमाग से सोचने लगते हो, ठीक है ना। स्लोअर किससे होगा? रिफ्लेक्स से। लेकिन इनवॉलेंट्री से ज्यादा तेज होता है, याद रखना। ये इनवॉलेंट्री मॉडरेट होता है, और अगर हम इसकी बात करें तो ये रिफ्लेक्स एक्शन बहुत फास्ट होता है। अब लास्ट में सबका एग्जांपल दिया गया है, जिसमें इनवॉलेंट्री में लिखा गया है बेटा, ध्यान से देखिए कि हार्ट बीट करना, रेस्पिरेटरी रेट, ये सब इनवॉलेंट्री का है, ठीक है ना। डाइजेशन भी यहाँ लिख लेना, और राइटिंग स्पीकिंग ये सब वॉलेंट्री है। और रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर कौन है, ये भी आपको पता चल गया होगा। अब आते हैं भैया इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बेटा पूछा गया है, सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है भैया। इसको देख के डरना नहीं है, कहा कि हम वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री बता दिए हैं आप तो जो हर्ट है ना, अब बेटा हार्ट बीट अगर बात कर दे तो नहीं समझ में आ जाएगा तुमको कि हार्ट बीट का क्या मतलब है। समझ में आया कि नहीं? हार्ट बीट कौन कंट्रोल करेगा बेटा? इनवॉलेंट्री, ठीक है। एग्जाम्पल ध्यान में रखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन फोड़ दोगे, तुम बस ध्यान यहां रखो। तो भैया अब आगे वाले पोर्शन पे चलते हैं। सीएनएस, सीएनएस को दो पार्ट मिलके कंट्रोल करते हैं। कौन कौन भैया? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो उसका पहला मेंबर ब्रेन के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा बोर हो रहे हो क्या? अरे बोर हो रहे हो भैया, बोर होने से काम कैसे चलेगा? हम तो पढ़ने में इतने तेज हैं, दिन रात पढ़ते ही रहते हैं, तो पर भी थकते नहीं है। आप बोर क्या बात कर रहे हो? इतना इंटरेस्टिंग लेक्चर है जिसमें उनको दिमाग के बारे में बताया जा रहा है। अरे देखो, बहुत मजेदार चैप्टर है। अगर तुम इसको गौर से समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके बॉडी में कितना बड़ा गेम चल रहा है जो आपको पता ही नहीं है।
मतलब बड़ा बेहतरीन चैप्टर है। अब आइए ब्रेन पे चलते हैं। ब्रेन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अरे फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फॉर ब्रेन में 2 पार्ट आपके बुक में लिखा है, बट इससे एक और होते हैं, अभी हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। इसमें आप 2 को समझिए, एक होता है सेरिबेरम और दूसरा होता है बेटा हाइपोथैलेमस। फॉर ब्रेन के 2 पार्ट, एक तो सेरिबेरम और दूसरा होता है बेटा हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन में कोई पार्ट हम नहीं पढ़ेंगे। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे बेटा सेरिबेलम और मेड्यूला के ऊपर, पॉन्स के ऊपर इसमें बातचीत नहीं करेंगे। बस आप इस फिगर को ध्यान में रखिए कि ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट भैया, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। कितना आसान था ना, ठीक है। अब फॉर ब्रेन जो है वो 2 ही पार्ट में डिवाइडेड है। और कितने पार्ट में डिवाइडेड है भैया, हम पढ़ेंगे इसमें हाइपोथैलेमस के बारे में और सेरिबेरम के बारे में। और हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन समझ में आ गया। हाइंड ब्रेन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, पॉन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम बेटा। चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें देखो जो सेरिबेरम है ये किसका पार्ट है, बताओ बताओ किसका पार्ट है? फॉर ब्रेन का भैया पार्ट है। और हाइपोथैलेमस ये फॉर ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। क्या कोई दिक्कत है? अब आते हैं मिड ब्रेन पे। मिड ब्रेन में भैया हमको कुछ नहीं पढ़ना है, मिड ब्रेन सिंपली है। हाइंड ब्रेन का याद रखिएगा बेटा, क्या है? 3 पार्ट, पॉन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम। आ सकता है इन पार्ट्स के बारे में बताइए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो मैंने बहुत ही प्यार से इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में सजा के लिख दिया है। ये एग्जाम्पल भैया याद करना उतना ही जरूरी है जितना आपका खाना खाना जरूरी है। अरे नहीं याद करिएगा ना तो पता है क्या होगा, एग्जाम में आपका लुल्ली बच जाएगा, आप क्वेश्चन देखिएगा नर्वस आ जाइएगा वहीं पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पोर्शन याद करना कंपलसरी है, ठीक है। चलिए ह्यूमन नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। भैया 4 बार बता चुके हैं। आगे चलिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास कौन 2 पार्ट था? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का तो हम समझ चुके बेटा, क्या? रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। किसको? रिफ्लेक्स एक्शन। मेन है ब्रेन का हर एक पार्ट समझना। अब ब्रेन का समझिए, ब्रेन का जो फॉर ब्रेन है, ब्रेन का जो फॉर ब्रेन है, ठीक है ना, वो क्या करता है बेटा? फॉर ब्रेन का काम होता है सोचना, समझना, थिंकिंग करना, याद करना, बोलना, चलना। समझे? आपको जो भूख लगना उसका अर्ज कौन जनरेट करेगा? तो आपका फॉर ब्रेन करेगा। आपको प्यास लगेगा तो ये कौन बता रहा है? फॉर ब्रेन। तो भूख लगा है, प्यास लगा है, आपको बोलना है, चलना है, ये सब किसके हाथ में है? फॉर ब्रेन के। मिड ब्रेन क्या होता है बेटा? याद कर लेना एक एक चीज। और आपके बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहता है 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ज्यादा होगा तो बुखार चढ़ जाता है। तो फिक्स भी कौन करने में मदद करता है? फॉर ब्रेन। अरे भैया याद हो गया, ठीक है ना। कुछ भी जो मेन थिंकिंग होगा वो कौन करेगा? फॉर ब्रेन करेगा। मिड ब्रेन का याद रखिए, ये कनेक्ट करता है फॉर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से, कनेक्ट करता है कौन? मिड ब्रेन, ठीक है ना। बीच में दलाल का काम करता है, ए फॉर ब्रेन, ए मिड ब्रेन, आओ तुमको हम मिलाई देते हैं। कौन कहता है ये? हाइंड। अरे फॉर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से कौन मिलाता है बेटा? कौन है दलाल? मिड ब्रेन। और कौन है भैया? बहुत आसान है, जो मिड ब्रेन है ये क्या करता है बेटा? आपका जो पलक झपकता है कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। आई मसल को और प्यूपल के साइज को कंट्रोल करता है, ठीक है। जो लास्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज हाइंड ब्रेन, जिसमें हमने पॉन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम को देखा बेटा। अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो सेरिबेलम, सेरिबेलम, इसको सेरिब्रम फॉर ब्रेन से कंफ्यूज मत करना। बेलन हाइंड ब्रेन के पास। अरे बेलन किसके पास है? हाइंड ब्रेन के पास, ऐसे याद रखिए। तो सेरिबेलम, ठीक है, ये हाइंड ब्रेन के पास है। हाइंड ब्रेन का क्या काम है? इसमें 2 पार्ट, सेरिबेलम और मेड्यूला को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले समझिए, जो आप पूरा प्रेसिजन के साथ काम करते हो, अब पोस्चर मेंटेन करना है जिसमें हम गिर ना जाए। जैसे हम साइकिल चला रहे हैं तो शुरुआत में गिर जाते हैं, लेकिन बाद में हम सीख जाते हैं तो बड़ा आसानी से चलाते हैं, गिरते नहीं है। बाइक चलाने में गिरते नहीं है। तो ये सब हम लिखेंगे तो एकदम सीधा सीधा ही लिखें, ऐसे करके नहीं लिखें, ठीक है ना, टेढ़ा नहीं लिख दें। तो ये पूरा एकदम परफेक्शन को, पोस्चर को बेटा, इक्विलिब्रियम को कौन मेंटेन करता है? फॉर ब्रेन। समझ में आया कि नहीं? जो आपके बॉडी का पोस्चर मेंटेन रहता है कि आप सीधे ही खड़े रहोगे, अगर झुकोगे तो गिर नहीं जाओगे। तो ये सब किसके पार्ट है का इन्वॉल्वमेंट है बेटा? हाइंड ब्रेन के सेरिबेलम का इन्वॉल्वमेंट है भैया। और किसका है? इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में मदद करता है ड्यूरिंग वॉकिंग, राइडिंग ऑफ साइकिल। सब एग्जाम्पल आप याद कर लेना,
प्लीज बेटा प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। अब आते हैं मेडुला के ऊपर। मेडुला हाइंड ब्रेन का दूसरा पार्ट है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या कंट्रोल करेगा बेटा? इनवॉलेंट्री कंट्रोल। इनवॉलेंट्री मतलब भैया आपने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था इनवॉलेंट्री में बताओ? हार्ट बीट का तेज हो जाना जब जरूरी पड़ेगा, कब तेज होना है, आपका रेस्पिरेशन रेट कब तेज होगा कब कम होगा, ये कंट्रोल करेंगे। आपको सडन उल्टी आ जाता है कभी कभी, तो वो उल्टी कौन कंट्रोल करता है बेटा? मेडुला करता है। और सलाइवेशन, आपने सोचा कि भाई खाना बहुत टेस्टी है, ये मुंह में पानी निकल आता है, ये कौन कंट्रोल करता है बेटा? बताओ, मेडुला। ठीक है, इनका याद रखिएगा एक एक एग्जांपल। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं, ठीक है ना, ये रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। और स्पाइनल कॉर्ड बीच में प्रेजेंट है, किसके? ब्रेन के और हमारे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो पेरिफेरल से कोई इंफॉर्मेशन आ रहा है तो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही हमारे ब्रेन के पास जाती है। क्या कोई दिक्कत है? नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब क्या बोल रहा है बेटा? सेरिबेलर डिसफंक्शन। देयर वाज अ सेरिबेलर डिसफंक्शन इन अ पेशेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल गेट डिस्टर्ब। अरे बताओ, सेरिबेलम डिस्टर्ब हो गया। सेरिबेलम का क्या काम था बेटा? इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, पोस्चर को मेंटेन करना, ठीक है ना। तो क्या हो गया बेटा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बताइए हमको, आप ऑप्शन सी पे टिक मारिए, मेरे पेन का कलर डिफरेंट है, ठीक है। अब हमको तुम एक बात बताओ कि अगर हम बताएं कि बेटा मेड्यूला खराब हो जाए तो मेड्यूला इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? भैया वो तो हमारे स्लाइवेशन को कंट्रोल करता है। अच्छा एक और ऑप्शन दिख रहा है बेटा, उसमें कौन है बताइए? रेगुलेशन ऑफ व्हाट? ब्लड प्रेशर। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है? देखिए यहाँ देखो क्या करता है, ब्लड प्रेशर और स्लाइवेशन को मेड्यूला। अगर हम बोले बेटा कि तुम्हारा फॉरब्रेन में दिक्कत आ जाए तो वो हंगर को कौन कंट्रोल करता है? कौन आपको बताता है कि आपको भूख लगा है, आपको पानी पीना है? तो फॉरब्रेन करती है। क्या कोई दिक्कत है क्या? अरे हाँ कि ना भैया? नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। प्रोटेक्शन बेटा, सोचो इतना बड़ा बड़ा काम कर रहा है आपका दिमाग, आपका नर्वस सिस्टम, इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? एक और बात चलो हम तुमको बता देते हैं, राज की बात। ये जो तुम नर्व देख रहे हो ना, जीवन में एक बार बन जाता है, अगर कभी डैमेज हो गया तो दोबारा नहीं बनता है। इस बात को यहाँ बैठा लीजिए। तो ये इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। मसल थोड़ा कट जाएगा तो दोबारा बन जाएगा बेटा, स्किन कट जाएगा तो दोबारा भर जाएगा यहाँ। अरे भर जाता है ना, लेकिन एक बार तुम्हारा न्यूरॉन डिस्टर्ब हो गया ना बेटा तो नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा फिर। इसीलिए जब ब्रेन में ट्यूमर होता है तो उसको बहुत लोग घातक समझते हैं, समझे कि नहीं। कभी ब्रेन हेमरेज हो जाता है तो बहुत घातक समझते हैं, समटाइम्स वो आपको पैरालाइज कर देता है। तो इसीलिए ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो ब्रेन को, खोपड़ी को प्रोटेक्ट, देखो टच करके देखो, कुछ हार्ड है भैया, ये बोन है, इसी बोन को क्रेनियम बोलते हैं। क्रेनियम प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और क्रेनियम के नीचे भी एक बैलून लगा दिया गया है, वो बैलून में पानी भर दिया गया है। अरे बेटा सबसे ऊपर खोपड़िया जो बोन से बना हुआ है, उसके नीचे एक बैलून लगा दिया गया है, उस बैलून में पानी भर दिया गया है। अब देखो तुम किसी हार्ड चीज को रख के ऊपर से मारना, देखना हाथ में चोट लगेगा, लेकिन तुम बैलून में पानी भर के ऊपर रखो और एक झापट दे के देखो, तुमको चोट नहीं लगेगा, समझे कि नहीं। तो इसीलिए एक बेटा कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करे, इसीलिए बैलून भी डाल दिया गया है। उसके बाद जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, अब ध्यान से देखो, ये बहुत हड्डी है बीच में, झुक के देखोगे तो हड्डी है, ये देखो ये एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर बेटा कहलाता है बैकबोन या फिर वर्टिब्रल कॉल्यूमन। और उसी कॉल्यूमन में होल है जिसके अंदर कौन है? स्पाइनल कॉर्ड। तो कौन किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, समझ में आ गया कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं बेटा। कुछ लिमिटेशंस है किसके? ये इलेक्ट्रिक इंपल्स के। अगर देखो बेटा लिमिटेशंस नहीं होता तो हम नर्वस सिस्टम में सिर्फ पढ़ते, नर्व पूरा कंट्रोल कर लेता, इजीली कंट्रोल कर रहा है हमारे पूरे बॉडी को। हमको क्या जरूरी पड़ गया भैया एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ने का? ये इसी कारण जरूरी पड़ा, इसके लिमिटेशंस हैं कुछ। ये कहता है बेटा कि ये जो है ना नर्वस सेल, जो नर्व सेल है, नर्वस सिस्टम, ये हमारे सारे सेल तक नहीं पहुंचा हुआ है। ये कुछ सेल तक पहुंचे हैं, कुछ सेल तक नहीं भी पहुंचे हुए हैं। और दूसरा कहता है कि बेटा ये लंबे समय तक नहीं रहते हैं। मतलब अगर हमको 1 घंटे तक कुछ करवाना है, 1 घंटे तक हमको अपना हार्ट बीट तेज करना है, ठीक है, तो ये लंबे समय तक नहीं रहेगा। ये होता क्या है, बल्ब को ऑन किया, थोड़ी देर में ऑफ किया, तो कैसे बल्ब आया और तुरंत बुझ गया। लेकिन समझो ये
हार्मोनल जो है इंडोक्राइन है वो थोड़ा अलग होते हैं, वो लंबे समय तक चलते हैं। जैसे तुम घर में कैसे अगरबत्ती जलाते हो और उसका स्मेल घंटों तक तुम्हारे रूम में रहता है, तो वैसा हार्मोनल है। हार्मोन सिक्रीट हो जाता है एक बार ब्लड में तो घंटों तक अपना इफेक्ट रखता है। समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए अब हमको दो रीजन है जिस कारण हमको हार्मोनल सिस्टम का जरूरी पड़ा, हमको इंडोक्राइन सिस्टम का जरूरी पड़ा। अरे इंडोक्राइन का मतलब बेटा हार्मोन से ही है, ठीक है? तो क्या हुआ बेटा, एक तो नर्व में दो दिक्कत आ गई। क्या आ गई? पहला कि वो हर एक सेल तक नहीं पहुंचा हुआ है भैया, और दूसरा ये आ गया दिक्कत, क्या आ गया बेटा, कि वो लंबा समय तक नहीं रहता है। कभी कोई काम हमको बहुत लंबे समय तक करना हो गया तो कैसे चलेगा? तो यहाँ आएगा बेटा, जहां नहीं पहुंच पाएगा इलेक्ट्रिक इम्पल्स, जहां नहीं पहुंच पाएगा नर्वस सिस्टम, वहां पहुंचेगा इंडोक्राइन सिस्टम। तो आ रहे हैं भैया इंडोक्राइन। तो चलिए हैव अ ब्रेक भैया, एक घुट पानी आप पीजिए और एक घुट पानी हम पीते हैं, इसीलिए ब्रेक रखा गया है। चलिए पानी को एंजॉय करो। बेटा जीवन बहुत बेहतरीन है, इसको जी भर के जीना है, जी भर के जियो, दोस्तों के साथ एंजॉय करो, मजा करो, जो करना है वो करो, लेकिन इसके साथ पढ़ाई भी करो। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो एक समय के बाद ये सब छूट जाएंगे और आप अकेले रह जाओगे और पछतावा के सिवा आपका कोई दोस्त नहीं रहेगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए। आज अगर आप अपने आप को समय नहीं दे रहे हो तो फिर समय आपको फिर कभी समय नहीं देगी कि आप उभर पाओ एक समय के बाद। तो इससे अच्छा है कि आप सबको समय दीजिए, लेकिन अपने लिए समय निकालने के बाद सबसे पहले प्रायोरिटी पे अपने आप को रखिए। और ये दुनिया का नियम है, जब आप टॉप पे होते हैं तो सारी दुनिया आपको झुक के सलाम करती है, याद रखना। चलिए वक्त बर्बाद नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है बेटा इंडोक्राइन सिस्टम। क्यों पड़ा ये हार्मोन का जरूरी? ये जानने से पहले जान लो कि ये हार्मोन सिक्रेट करवाता कौन है बेटा। इंडोक्राइन सिस्टम जो है ये कैसे नाम दिया गया? इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं बेटा हमारे बॉडी में। भैया ये इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? अरे ये एक ऐसा ग्लैंड है जिसके पास कोई डक्ट नहीं होता है। देखो हमारे बॉडी में दो तरह का ग्लैंड होता है, एक ये जिसमें डक्ट ऐसे प्रेजेंट होता है, और एक ये जिसमें कोई डक्ट नहीं होता। ये अपना सिक्रीशन सीधा ब्लड में डाल देता है। कहाँ? ब्लड में। अब देखो इसमें डक्ट, जिसमें डक्ट होता है जैसे स्लेबरी ग्लैंड, स्लाइवा में डक्ट होता है स्लेबरी ग्लैंड में, और वो एकदम मुंह में आके आपके मुंह में आके स्लाइवा को डाल देता है, ठीक है? जैसे आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड में भी डक्ट होता है, लेकिन यहाँ डक्ट नहीं होता है। समझे कि नहीं? यहाँ क्या होता है कि ये ग्लैंड सीधा अपना सिक्रीशन ब्लड में डाल देते हैं कि लो भैया ब्लड। अच्छा अगर इसमें डक्ट होता तो बताओ, आपके हार्ट बीट को तेज करना है लंबे समय तक, तो कैसे हार्ट में पहुंचाना है किसी ग्लैंड, कहीं और ग्लैंड होता है, कहीं और इंफॉर्मेशन को ले जाना है, तो डक्ट होगा तो कहाँ कहाँ भेजेगा? इससे अच्छा ही ब्लड में डाल देता है और कहता है एक ही हार्मोन लो, इससे रेस्पिरेशन भी तेज कर लो, इससे हार्ट बीट भी तेज कर लो, जो करना है। एक ही ग्लैंड, एक ग्लैंड का जो एक हार्मोन होता है बहुत सारा काम करता है, समझे? इसीलिए इसको डक्ट नहीं दिया गया, इसको बोला गया कि तुम सीधा सिक्रीशन कहाँ करोगे? ब्लड में। और ये ग्लैंड कहलाता है जिसमें डक्ट नहीं होता है, उसको हम इंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं, और इनके सिक्रीशन को हम लोग हार्मोन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हार्मोन के नाम से जानते हैं, ठीक है? अब ये हार्मोन कैसे दूसरे सेल पहचानते हैं भाई कि भाई ये हमारे ही काम का है? दूसरे सेल के ऊपर ना एक ऐसा दरवाजा बना होता है जिसको जैसे ही देखता है हार्मोन को, वो हार्मोन सिर्फ उसी दरवाजे को पहचान पाएगा। समझ में आया? हर हार्मोन के लिए एक अलग अलग तरीके का दरवाजा बना हुआ है जो कि हर एक सेल के पास होता है। मान लो अभी हार्ट बीट को तेज करना है तो एक हार्मोन रिलीज हुआ, अब वो ना सिर्फ हार्टे पहचान पाएगा कि हाँ भैया ये हार्मोन हमारे काम का है, अभी हमको एक्ट करना है। समझे कि नहीं? तो इसीलिए चलिए आगे चलते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है बेटा? एक ऐसा ग्लैंड है, डक्टलेस ग्लैंड होता है, जो कि सिक्रीट करते हैं हार्मोन को ब्लड के अंदर, ठीक है? और ये ब्लड से कहा जाता है अलग अलग ऑर्गन या फिर टिश्यू पे जाके अपना काम करता है। समझिए कि क्या जरूरी पड़ गया यार, क्या जरूरी पड़ गया आपको, इसको सिर्फ समझो। नर्वस सिस्टम तो था ही, तो हमको एंडोक्राइन सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ गई? अब समझिए, जब आप घबरा के
आप सोचो कि अगर सडन कहीं आग लग गया, या वही चलते हैं शेर पे, सडन तुम्हारे सामने शेर आ गया, अब तुम डर गए, बहुत ज्यादा घबरा गए, तुमको अब भागना है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स एक लेवल पे जाके काम करना बंद करेगी, उसका ना क्या होता है, बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाती है। तो यहाँ सीक्रेट हो जाता है कौन बेटा, एक ग्लैंड का हार्मोन जिसका नाम होता है एड्रेनलिन। अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी यहाँ भी हम नाम दे दिए हैं। तो वो एड्रेनलिन क्या करता है, तुरंत जाता है आपके हार्ट के पास, कहता है भाई हार्ट बीट बढ़ाओ, और जाता है कहाँ पे, आपके लंग्स के पास, कहता है रिस्पायरेशन, ब्रीथिंग रेट बढ़ाओ, सांस तेजी से लो, तेजी से छोड़ो। तो ये सब काम लंबे समय तक चलता है, जब तक आप भाग रहे हैं। और ये क्यों होता है, क्योंकि आप जो मसल है वहां तक ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाए। समझ में आया, यही खेल चलते रहता है। तो अगर ये नहीं होते, इसको सिर्फ समझिए, ये हार्मोनल सिस्टम, तो बहुत दिक्कत होता हमको। क्यों, क्योंकि नर्वस सिस्टम का दो कॉज था, एक तो वो ज्यादा समय तक नहीं रहता है, दूसरा बात वो हर एक सेल तक मौजूद नहीं होता है। अब चलते हैं बेटा कि कौन वो ग्लैंड है जो सिक्रीशन करता है और उनसे रिलेटेड हार्मोन्स पे। सबसे पहले बात करते हैं बेटा हाइपोथैलेमस पे, ठीक है, ये है आपका चलिए एक सेकंड, पेन बदल लूं मैं जरा। ये है बेटा आपका हाइपोथैलेमस। तो सबसे पहला हाइपोथैलेमस ना बेटा बहुत सारा हार्मोन रिलीज करता है, उसमें एक हार्मोन है जिसको रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। भैया ये क्या है, ग्रोथ हार्मोन तो समझ में आ गया, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर ये क्या है बेटा, ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर जो है बेटा, ये क्या होता है, ये जाता है प्यूटिट्री ग्लैंड के पास और कहता है प्यूटिट्री को, ए भाई सुन, तुम ग्रोथ हार्मोन निकालो। तो ये रिलीजिंग फैक्टर है, और ये रिलीजिंग फैक्टर को देख के प्यूटिट्री काम करता है। दूसरा ग्लैंड कौन है बेटा, प्यूटिट्री ग्लैंड, ये देखो ये दूसरा ग्लैंड है, ठीक है। प्यूटिट्री ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। इसको मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, बताओ बताओ क्यों मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये बचा हुआ जितना ग्लैंड है ना, सब पे अपना कंट्रोल रखता है। कौन कैसे काम करेगा इन सबको संभालेंगे कौन, प्यूटिट्री चच्चा। और प्यूटिट्री चच्चा को हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बाकी सारे ग्लैंड्स पे भी अपना कंट्रोल रखते हैं। तो ध्यान से देखिए, प्यूटिट्री ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। ये रिलीज करते हैं एक हार्मोन, किनके कहने पे, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या रिलीज किया, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। किसके पास गया वो, प्यूटिट्री के पास। अच्छा, प्यूटिट्री को हम मास्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो बचे हुए सारे ग्लैंड को कंट्रोल करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, क्या कोई दिक्कत है। अब ये कौन सा हार्मोन रिलीज किया हाइपोथैलेमस के कहने पे, ग्रोथ हार्मोन। अब देखिए ग्रोथ हार्मोन आपका ग्रोथ कराता है, लेकिन समझो कभी कभी प्यूटिट्री चच्चा पागल हो गए और जरूरत से ज्यादा ग्रोथ हार्मोन निकाल दिए, तो गिगेंटिज्म हो जाएगा, अरे ग्रेट खल्ली बन के घूमेंगे हम लोग, ठीक है। और अगर ये जरूरत से कम सीक्रेट किए, समझे कि नहीं, तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा, जरूरत से छोटा हाइट हो जाएगा। और जरूरत से ज्यादा कर दिए तो क्या हो जाएगा बेटा, गिगेंटिज्म। तो ये दोनों डिजीज है, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। तो किसके कारण होता है, ग्रोथ हार्मोन के कारण, ठीक है। अब आगे आते हैं बेटा एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड मैंने पीछे भी बताया बेटा, ये डर के दौरान, जब आप डर जाते हो, सडन डर गए, आपको भूत दिख गया सडन तो आप डर गए, आपको शेर दिख गया आप डर गए, आपके पापा अचानक आपके सामने गुस्सा से प्रकट हो गया कि आज हम, क्योंकि तुम कम नंबर लाए तो आप डर गए। इस दौरान आपके अंदर कौन सीक्रेट होता है बेटा, एड्रीनलिन। कौन सीक्रेट होता है, एड्रीनलिन। एड्रीनलिन तुरंत सीक्रेट होगा, और ये हार्मोन को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन, फाइट और फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इस हार्मोन का काम क्या है बेटा, सडन सीक्रेट हुआ, मैंने बताया था इसका काम क्या है, ये हार्ट बीट को बढ़ाता है, ब्रीथिंग रेट को बढ़ाता है। क्या करेगा बेटा, हार्ट बीट को बढ़ाएगा, ब्रीथिंग रेट को बढ़ाएगा और रिड्यूस करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मेन काम यही होता है बेटा कि ऑक्सीजन को सप्लाई, ऑक्सीजन का सप्लाई, जो मसल होता है जो काम करेगा भागने में, डर के दौरान क्या करोगे, भागोगे, ठीक है ना। लड़ने के दौरान, फाइट के दौरान आपका मसल काम करेगा, किसी को मारने में भी तुम्हारा मसल ही काम करता है। तो वहां ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाना है, इसके लिए हार्ट बीट को तेज करेगा, ब्रीथिंग रेट को बढ़ाएगा, सांस लेना छोड़ना तेजी हो जाएगा। और तो और एक और काम करता है कि जो ब्लड जा रहा होता है ना आपके स्किन के ऊपर या फिर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, उसको कम कर देता है। कहता है ए ब्लड तू रुक, तुम पहले मसल में जाओ, क्योंकि भाई भागने का काम करना है, क्योंकि फाइट का काम करना है, समझे कि नहीं। तो इस दौरान ये एड्रिनल ग्लैंड का काम होता है। अब आते हैं अगले ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड एज थायराइड ग्लैंड। अरे थायराइड यहाँ गले में प्रेजेंट एक ग्लैंड है बेटा, यहाँ देखिए थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड का क्या काम होता है भैया, अरे देखो ये ना एक हार्मोन का सिक्रेशन करता है, दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज
थायरोक्सिन। क्या हार्मोन होता है बेटा? थायरोक्सिन हार्मोन। क्या हार्मोन होता है बेटा? थायरोक्सिन हार्मोन। और इनका काम होता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। क्या करना? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। तो ये जो थायरोक्सिन हार्मोन बना है ना बेटा, ये एक ना इंपॉर्टेंट इसका फैक्टर होता है जिस कारण ये बनता है, आयोडीन। आयोडीन अगर नहीं होगा तो थायरोक्सिन नहीं बनेगा। तो आपके बॉडी में इसीलिए बोला जाता है आपको कि टाटा सॉल्ट खाइए भैया, उसमें आयोडीन होता है, समझे कि नहीं? तो अगर आयोडीन का कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? थायरोक्सिन नहीं बनेगा। थायरोक्सिन नहीं बना तो ये ग्लैंड फूल के बेंग हो जाएगा और आपका गर्दन ऐसे हो जाएगा, और उस बीमारी को बोलते हैं गोइटर। क्या बोलते हैं बेटा? गोइटर। तो समझ में आया गोइटर क्यों हुआ बेटा? आयोडीन की कमी से हुआ। और इफेक्ट क्या हुआ? गला फूल गया, स्वेलन नेक हो गया, फूल के बेंग हो गया बेटा। समझ में आया कि नहीं? पहले बहुत देखा जाता था। कौन? गोइटर चच्चा। तब आ गया टाटा सॉल्ट लेके आयोडीन, और आयोडीन आप खूब खाते हो और मजे में रहते हो, और आपको क्या नहीं होता बेटा? गोइटर नहीं होता है। और का अब आते हैं पैनक्रियाज। अरे भैया तुम खाना वाना खा लेते हो, जैसे ही कार्बोहाइड्रेट खाए तो आपके बॉडी में क्या होता है? ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। बॉडी में नहीं बेटा, ब्लड में। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। अब सोचो, एक हार्मोन है जो कि पैनक्रियाज सिक्रीट करता है जिसका नाम है इंसुलिन। अब ये सेल है और मान लो इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। ब्लड में कौन है? ग्लूकोज ज्यादा है। इस सेल के पास जो है ना, ब्लड से ग्लूकोज इंसुलिन के कारण ही जाता है। तो इंसुलिन बीच का दलाल है जो कि ग्लूकोज को लेता है ब्लड से और सेल में दे देता है। समझो, अगर ये बीच में दलाल को हटा दो तो कौन जो है सो इसका ग्लूकोज लेगा और कौन जो है सो इसको देगा? किसको? ब्लड से कौन ग्लूकोज लेगा? अगर इंसुलिन नहीं होगा तो, और सेल तक कौन पहुंचाएगा? तो बीच का दलाल अगर मर जाएगा तो क्या होता है बेटा? कभी कभी पैनक्रियाज आपका गुस्सा जाता है, और इंसुलिन जो है गुस्साता नहीं है बेटा, खराब हो जाता है। तो क्या होता है? इंसुलिन सीक्रेट नहीं होता, और इंसुलिन नहीं होगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा का बढ़ा ही रह जाएगा, और आपको हो जाएगा डायबिटीज, शुगर, चीनी का बीमारी। तो डॉक्टर कहेगा बेटा तुम चीनी बंद करो, आज से तुम एकदम शुगर नहीं खाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पैनक्रियाज ने काम करना बंद कर दिया। तुम्हारे पैनक्रिया इंसुलिन सीक्रेट नहीं कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो आगे चले। अब आते हैं बेटा, तो ट्रीटमेंट क्या है भैया? इसका ट्रीटमेंट वही है, तुमको बोलेगा या तो इंसुलिन का टैबलेट खाइए और नहीं तो सुइया भुकवाइए। ठीक है ना? इंसुलिन का इंजेक्शन इसमें लिखा हुआ है, टैबलेट भी चलता है भैया। अब टेस्टिस और ओवरी, ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्टिस होता है मेल में और ओवरी होता है बेटा फीमेल में। देखो, टेस्टिस तो तुमको इजिली समझ में आ रहा होगा, ये है पेनक्रियाज, यहाँ है, ध्यान दीजिएगा। और हमने क्या पढ़ा? थायराइड ग्लैंड। ठीक है, अब देखिए, जो फोटो मैंने नहीं डाला है, क्या नहीं है? चलिए, आप एनसीईआरटी का एक फोटो है, जैसे यहाँ टेस्टिस है ना, फीमेल में ना इस जगह पे एक ऐसा स्ट्रक्चर बना होगा बेटा, एक ऐसा स्ट्रक्चर, और यहाँ ओवरी होता है। ये जो ओवरी है, ये जो है ना, एक हार्मोन का सिक्रेशन करती है, दैट इज कॉल्ड एज ओएस्ट्रोजन। अरे नहीं, इसमें नाम लिखा हुआ है। ये ओवरी क्या सिक्रेट करती है बेटा? लिख लेना। जैसे इसमें क्या होता है? टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन होता है। टेस्टिस क्या सिक्रेट करती है? टेस्टोस्टेरोन, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि आपके कांखों में बाल आ जाना, आपके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वहां पे बाल आ जाना, वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। मेल में टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन होता है, आवाज भारी हो जाना, समझे कि नहीं? प्यूबर्टी के दौरान आता है, समझे? अब आते हैं बेटा, फीमेल में जो ओवरी होती है वो भी ओएस्ट्रोजन का सिक्रेशन होता है वहां पे, और वहां भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहां लिख लेना ओएस्ट्रोजन, ये एक हार्मोन इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, ये क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि ये जो है ना गधा सिंह, इनसे सॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन आप लोग हो शेर सिंह, तो आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए, काहे कि सब पढ़ा चुके हैं भैया। देखिए, नेम द हार्मोन सिक्रेटेड ड्यूरिंग स्कैरी सिचुएशन। अरे डर के दौरान भैया, जो पप्पा मारते हैं उस समय एड्रेनलिन सिक्रेट होता था, जो कि हार्ट बीट को तेज करता है, रेस्पिरेशन को तेज करता है। तो क्या बोल रहा है? 3 रिस्पॉन्स विच आर इनेबल। अरे देखो, ये बोल रहा है कि 3 रिस्पॉन्स के बारे में बताओ। इसमें तो आंसर भी लिखा हुआ है, हार्ट बीट को इंक्रीज, और ये पढ़ लेना। ठीक है, आंसर भी लिखा हुआ है भैया। अब आ गया ये, इसको आप खुद से बढ़ेंगे। जैसे कि देखो, ये क्या है बेटा? थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगा? थायरोक्सिन। अरे ठीक है ना बेटा, थायरोक्सिन को कौन बनाता था? आयोडीन चच्चा बनाते थे। आयोडीन नहीं होगा तो गोइटर हो जाता था। ओवरी को ओएस्ट्रोजन। ठीक है ना? क्या क्या कोई दिक्कत है? और चले आगे, ये रिलीजिंग हार्मोन, ये कौन है बेटा? ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन।
बेटा रिलीजिंग फैक्टर, ये कौन सिक्रेट करता था बेटा, हाइपोथैलेमस, लिख लेना। ये सबसे लास्ट वाला कौन है, हाइपोथैलेमस, और बगल में उसका एग्जांपल है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, एक डॉक्टर है जो कि एडवाइस करता है एक पर्सन को कि इंजेक्शन लेना है आपको इंसुलिन का, इंसुलिन का इंजेक्शन लेना है, मतलब क्या खराब होगा, पैनक्रियाज खराब होगा, ठीक है ना, क्या कोई दिक्कत है, और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन देख लो ना सीधा, हिज पैनक्रियाज वाट नॉट सिक्रेटिंग द रिक्वायर्ड हार्मोन इन अ प्रॉपर, लो डी ऑप्शन है। हिज ब्लड प्रेशर लेवल नहीं बेटा, ब्लड प्रेशर लो, ये सब फालतू है, सीधा डी ऑप्शन है यार, तो सीधा दिमाग में एक बार पढ़ते आ गया। ये बेटा देखो, ड्वार्फिज्म क्या होता है भैया, जब ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होता है, ठीक है ना, कौन ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करता था, प्यूटिटरी, ठीक है ना, किसके कहने पे, हाइपोथैलेमस के कहने पे। तो ड्वार्फिज्म कब होगा बताइए, जब ग्रोथ हार्मोन कम होगा। गिगेंटिज्म कब होगा, जब ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होगा। तीसरा बीमारी कौन है बेटा, गोइटर, गोइटर कब होगा, जब आयोडीन की कमी हो जाएगी आपकी बॉडी में। तो थायरोक्सिन हार्मोन कब बनेगा, और वो हार्मोन कब बनेगा, तो गला फूल के बेंग हो जाएगा और गोइटर हो जाएगा बेटा। और लास्ट बीमारी है डायबिटीज, डायबिटीज मतलब शुगर का बीमारी हो जाना, जिसमें डॉक्टर कहेंगे चीनी नहीं खाना है, कब बेटा बताओ, जब पैनक्रियाज काम करना बंद कर देगा। आगे चलते हैं, ये देखो ओवरी आ गया, यहां देखिए, ठीक है, ओवरी समझ में आ गया। आगे चलिए, फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, अब समझो क्या होता है, इस पूरे को तुम घर जाके पढ़ लेना, अब हम तुम्हें समझा देते हैं। आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, ब्लड में क्या हुआ, ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, जैसे ही ग्लूकोज लेवल राइज हो गया ब्लड में, आ जाइए साइड में, पैनक्रियाज ने क्या किया बेटा, पैनक्रियाज को पता चला भैया ग्लूकोज बढ़ा, इंसुलिन बनाता है पैनक्रियाज, ठीक है। इंसुलिन जैसे ही बनाया, सेल ने क्या किया, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लिया, क्यों, क्योंकि बीच में दलाल ना है, इंसुलिन वही ब्लड से उठा के ग्लूकोज को सेल में डालता है, समझ में आया कि नहीं। अब ये दलाल इंसुलिन आया और इंसुलिन जो है सो डाल दिया, अब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया। अब ग्लूकोज का लेवल जैसे ब्लड में कम हो गया बेटा, अभी भी अगर इंसुलिन को सिक्रेट करते रहोगे तो ब्लड में बेटा ग्लूकोज का एक लेवल हमेशा रहना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे साथ दिक्कत हो जाएगा, ऑस्मोटिक बैलेंस बिगड़ जाएगा पूरा पूरा। तो इसीलिए तुरंत एक रिस्पॉन्स जाता है कि भाई इंसुलिन, पैनक्रियाज चचा इंसुलिन मत निकालिए, बंद करिए। तो पैनक्रियाज क्या करता है, ठीक है भाई अब इंसुलिन नहीं निकालेंगे। तो यही फीडबैक मैकेनिज्म कहलाता है, मतलब जब शुगर बढ़ा तो इंसुलिन आया, जैसे ही शुगर घटा तुरंत इंफॉर्मेशन पैनक्रियाज को मिला, ये फीडबैक गया, ठीक है, कि भैया घट गया शुगर, बंद हो जाइए, तो पैनक्रियाज चचा बंद हो जाएंगे, इंसुलिन सिक्रेशन नहीं करेंगे। बस इतना ही आसान था ही। चलिए आगे चलते हैं। है वो ब्रेक, कितना ब्रेक लोगे भाई, एक घुट पानी पी लो, चलो। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। और कुछ गाए, अरे तुम बताओ यार, तुम गाना यहाँ गाते रहते हैं। अरे भेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे, दंगल दंगल। भेड़ को हाहाकार करने दो बेटा, तुम एक दहाड़ मारना शेर के जैसा, फिर होगा, फिर देखना दंगल दंगल, मजा आएगा तुमको भी। एक घुट पानी हम भी पी लेते हैं, चलिए टाइम बर्बाद नहीं करते, समय बर्बाद नहीं करते हैं भैया जी। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ना, कितना टाइम हो गया, ओके, थोड़ी देर में खत्म करते हैं इस क्लास को। बेटा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, प्लांट के पास बेटा नर्वस सिस्टम नहीं है और इंडोक्राइन सिस्टम नहीं है भैया, तो फिर इसके पास क्या है, इसके पास हार्मोन है भैया, हार्मोन ही तो इंडोक्राइन सिस्टम था। अरे भैया इंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड था, इंडोक्राइन ग्लैंड जो सिक्रेशन करता है, इसके पास वो ग्लैंड नहीं होता, हार्मोन होता है, समझ में आया। इसीलिए इसको हार्मोन कंट्रोल करता है, इसको हार्मोनल सिस्टम बोल सकते हो, लेकिन इंडोक्राइन सिस्टम इसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो बच्चे कंफ्यूज मत हो जाना, प्लांट के पास ना इंडोक्राइन सिस्टम होता है भैया, क्योंकि हार्मोन है ना, अरे नहीं बे, ठीक है ना, समझ में आया ना। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, ना कोई नर्वस सिस्टम है, ना कोई मसल प्रेजेंट है, और ना ही तो कोई इंडोक्राइन सिस्टम है, यहाँ है हार्मोन। और हार्मोन कौन बनाएगा, प्लांट का अलग अलग पार्ट बनाएगा, वो हार्मोन भी अभी देख लेते कौन कौन है। चलिए, प्लांट do not have nervous system and muscle like animal, प्लांट कम्युनिकेट करते हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल, आप यहाँ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल लिखा हुआ है, इसको ये भी लिख सकते हो इलेक्ट्रो केमिकल सिग्नल के थ्रू, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, दोनों बात बराबर ही है। अब ये इलेक्ट्रिकल क्या है भैया,
इसके पास भी आयंस होते हैं, ठीक है। तुम्हारे हमारे जैसे इम्पल्स इसमें तो नहीं ट्रेवल करता है, बट आयंस प्रेजेंट होते हैं इनके पास, जो कि इलेक्ट्रिकल और केमिकल मतलब बेटा हार्मोन, ठीक है। जैसे आपके हमारे अंदर है हार्मोन, लेकिन हमारे अंदर आपके अंदर उसको एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेट करते हैं, बट इनके अंदर नहीं, इनके अंदर सीधा से हार्मोन बोले, ठीक है। चलो, और ये जो सिग्नल इसके अंदर ट्रेवल होगा, ठीक है, वो सेल टू सेल होगा, ठीक है। एक सेल दूसरे सेल को बताएगा कि भाई सिचुएशन बहुत खराब है, बाहर बहुत गर्मी है, स्टोमाटा क्लोज करिए। एक सेल दूसरे सेल को बताएगा यार 15 दिन से धूप नहीं हुआ है, पत्ता सब झाड़ दीजिए, ठीक है। तो ये सारा काम सेल टू सेल ट्रेवल होता है इंफॉर्मेशन यहाँ पे। और मीन क्या है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल के थ्रू। अरे कोई नो दिक्कत है क्या? नहीं। अब सो प्लांट जो है ना बेटा, इस सभी सिचुएशन के दौरान कुछ मूवमेंट को शो करता है। प्लांट कुछ मूवमेंट शो करता है, एक होता है बेटा नास्टिक मूवमेंट और दूसरा होता है बेटा ट्रॉपिक मूवमेंट। जो नास्टिक मूवमेंट है वो सडन रिस्पॉन्स है, जैसे आप छुई मुई के फूल को जाके छू दो, वो तुरंत मुरझा जाती है, शर्मा जाती है, अरे भैया काहे छू दिए। तो ये जो है ना कौन हो गया, नास्टिक मूवमेंट, क्योंकि तुरंत एक्शन में आ गया भैया, छूते ही मुरझा गई हो। और दूसरा होता है बेटा ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक का मतलब होता है ग्रोथ, जहां भी ग्रोथ होगा। हाइट क्या ऐसा होता है कि आप जाके पेड़ को छू दिया, पेड़ वाला आज हम हाइट बढ़ा के 20 फीट कर देंगे, ऐसा नहीं होता। समय के साथ होता तो धीरे धीरे उसको ट्रॉपिक, जो ग्रोथ से रिलेटेड है उसको ट्रॉपिक मूवमेंट, और जो सडन होता है उसको हम नेस्टिक। और सडन जो होता है वो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होता है, तो ग्रोथ से रिलेटेड को ट्रॉपिक, और जो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है उसको नेस्टिक मूवमेंट। कोनो दिक्कत है का बेटा? चलिए, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, पहला मूवमेंट, इस पे चर्चा कर लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नास्टिक मूवमेंट। अब देख लीजिए, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इज नास्टिक मूवमेंट। दूसरा है ग्रोथ। तो पहले की बात कर लेते हैं। ये पहला बात क्या था बेटा, कि ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट होता है, तो ग्रोथ पे डिपेंडेंसी नहीं शो करता है बेटा। ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, मतलब आप छुओगे कहीं और ये होगा कहीं और। ग्रोथ तो हमेशा या तो ऊपर होगा बेटा शूट का, नहीं तो नीचे होगा, समझे? वो डायरेक्शनल होते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, ठीक है। स्ट्यूमुलस कहीं है, आप टच कहीं और किया और कहीं और से जाके मुड़ गया, यही होता है नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। अब ये होता है बेटा टेम्पोररी और रिवर्सिबल, मतलब अगर एक बार वो पत्ती शर्मा गई है तो दोबारा थोड़ी देर बाद अगर आप छोड़ दीजिए तो छुई मुई वापस से पत्ती उसकी खिल जाएगी। लेकिन ग्रोथ के साथ ऐसा नहीं होता है, अगर आप छुओ नहीं छुओ, ठीक है। सनलाइट के कारण ग्रोथ होता है, मान लो सनलाइट आ रहा है प्लांट पे तो ऊपर हाइट बढ़ रहा है, कल सनलाइट नहीं आएगा ऐसा थोड़ी है कि वो वापस से डाउन हो जाएंगे, घुसा जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ग्रोथ हो गया तो हो गया, तो वो परमानेंट होता है। और ये टेम्पोररी होते हैं, ठीक है, और रिवर्सिबल होते हैं, वापस से आ जाते हैं। फास्ट मूवमेंट होता है, अरे तुम टच करते हो तुरंत हो जाता है। एग्जाम्पल में क्या है, छुई मुई चच्चा जी हैं, इनको क्या क्या नाम से जानते हैं थोड़ा देख लेना, सेंसिटिव, टच मी नॉट और मिमोसा प्यूडिका के नाम से भी जानते हैं भैया जी। प्लांट व्हेन टच्ड बिगिंस टू फोल्ड अप एंड ड्रॉप, यार ये सब समझा चुका हूं, इसको नहीं देखो। यहाँ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आपने गौर किया कि प्लांट सेल को आपने टच तो कहीं और किया था, बट वो गिर कहीं और गई, समझ में आया? तो इस पॉइंट को याद रखिए कि टच कहीं और होता है और एक्शन कहीं और होता है, एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट बेटा ये है, ठीक है, लाइट चली गई, चलिए दूसरा पॉइंट बेटा ये है कि जो प्लांट यहाँ एक्शन ले रहा है, वो जो पत्ती नीचे गई और ऊपर आया, ये कैसे हुआ पता है? वाटर के कारण, ठीक है ना। तो प्लांट अपना शेप चेंज देयर शेप, उनका जो सेल होता है वो अपना शेप बदलती है और वाटर मुरझा जाता है, मतलब पानी को गिरा देगा, कम कर देगा तो सेल का पत्ती गिर जाएगा, फिर अपने डंटी में पानी भर लेगा तो ये उठ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये पानी के कारण हो रहा है, पानी के कारण सेल अपना शेप बदल रही है। कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब आगे चलिए, ये होते हैं बेटा टच मी नॉट प्लांट, इनको हम सेंसिटिव प्लांट बोलते हैं। और ये देखिए इसको छूने के बाद कैसे मुरझा गए हैं, और ये टेम्पोररी होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। आगे चलिए, देखिए दूसरा होता है बेटा मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रोथ। तो ग्रोथ ये क्या होता है? मूवमेंट टुवर्ड ग्रोथ मतलब ट्रॉपिक मूवमेंट, इसको एक और नाम से जानते हैं बेटा ट्रॉपिक मूवमेंट। भैया राइटिंग बहुत घटिया है, क्या करें, बचपन में कोई लिखना नहीं सिखाया। चलिए, ग्रोथ डिपेंड मूवमेंट, ठीक है ना, इन प्लांट ये डायरेक्शनल होते हैं, ये परमानेंट होते हैं, मतलब हाइट एक बार बड़ा हो गया तो छोटा नहीं होता है, इरिवर्सिबल होता है। ये अलग बात है तुम काट के छोटा कर दो फिर अब बकरीती करो तो कोई बात है। आए अब आते हैं आगे, ये स्लो होते हैं बेटा।
रातों रात ना प्लांट 20 फीट का नहीं हो जाता है, टाइम लेता है, ठीक है, इसलिए स्लो। तो सारे मूवमेंट जो ग्रोथ के टुवार्ड्स होते हैं, द मूवमेंट इन द प्लांट दैट अकर इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, ठीक है ना, उसको हम ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। अब हम देखेंगे वो कौन सा स्टिमुलस है जो ये ट्रॉपिक मूवमेंट कराता है। एक बार जो नीचे का पॉइंट है एक बार उसको पढ़ लीजिए। ग्रोथ आइदर टुवार्ड्स हो सकता है और अवे फ्रॉम स्टिमुलस हो सकता है। तो टुवार्ड्स स्टिमुलस होगा तो पॉजिटिव बोलेंगे और अगेंस्ट होगा तो नेगेटिव बोलेंगे, बस इतना याद रखिए, ठीक है। पॉजिटिव कब बोलेंगे? जब टुवार्ड्स स्टिमुलस होगा, और नेगेटिव कब बोलेंगे? जब अपोजिट टू स्टिमुलस होगा। अब देखो ये बता रहा है कि एक पंपकिन और ये पी प्लांट होता है जिसमें ना टेंड्रिल, कुकम्बर के प्लांट को देखोगे तो टेंड्रिल निकला होता है। वो टेंड्रिल जो है क्या करता है कि किसी भी जब उसको कोई सपोर्ट मिलता है ना, उसके ऊपर उसका जो टेंड्रिल होता है वो लपेटा जाता है कि प्लांट को वहां पे एक पकड़ बना दें कि वो आगे की तरफ आसानी से ग्रो कर सके। तो टेंड्रिल कहता है कि वो जो प्लांट जहां पे वो टच होता है ना वहां वो स्लो ग्रोथ शो करते हैं, मतलब स्टिमुलस कौन हो गया? टच, और वहां पे उनका ग्रोथ हो जाता है, कम हो जाता है, और वो सिर्फ राउंड राउंड वहां खेल खेलते हैं। और जहां टच नहीं होता है वहां तेजी से ग्रो करता है। वही बात यहाँ लिखा है कि जो ये प्लांट होते हैं, ये फेंस टेंड्रिल विच आर सेंसिटिव टू टच। अब अगला पॉइंट पढ़िए। टेंड्रिल इन कॉन्टेक्ट विथ ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो रैपिडली, वो बहुत तेजी से नहीं भागते हैं। एज द पार्ट ऑफ टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग इन इनसर्कलिंग ऑफ टेंड्रिल अराउंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या कोई दिक्कत है? इसको समझ में आ गया ना? क्या चले आगे चले? अब ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, नास्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट, इसको पढ़ लीजिए। ये ग्रोथ से इंडिपेंडेंट होता है, दूसरा ग्रोथ पे, ट्रॉपिक ग्रोथ पे डिपेंडेंट होता है। जो नेस्टिक है वो बेटा नॉन डायरेक्शनल होते हैं और जो ट्रॉपिक होता है वो डायरेक्शनल होता है। ऐसे ही अगला दो है, ये मैंने पढ़ा दिया है, आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, नोट्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा, हमारे वेबसाइट पे और टेलीग्राम दोनों पे, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ देखिए बेटा कुछ ना स्टिमुलस हैं, जैसे कि लाइट एक स्टिमुलस है, जैसे पानी, जैसे धरती, ठीक है ना, जो ग्रेविटी है वो एक स्टिमुलस है, टच एक स्टिमुलस है, केमो मतलब केमिकल एक स्टिमुलस है। इनके प्रति प्लांट रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। अब आते हैं बेटा, प्लांट रिस्पॉन्ड जब करेगा या तो टुवार्ड्स या फिर अवे, तो इसको हम ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। और ये ट्रॉपिक मूवमेंट ही क्या कहलाता है? देखिए, अगर लाइट के प्रति है तो फोटोट्रोपिज्म। अब यहाँ देखिए, ग्रोथ ऑफ प्लांट टुवार्ड्स और अवे फ्रॉम लाइट इज कॉल्ड एज फोटोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब ग्रोथ है प्लांट का टुवार्ड्स वाटर या फिर अवे फ्रॉम वाटर। जियोट्रोपिज्म का मतलब द ग्रोथ ऑफ प्लांट टुवार्ड्स और अवे फ्रॉम ग्रेविटी ऑफ अर्थ या सेंटर ऑफ अर्थ आप बोल सकते हो, टुवार्ड्स ग्रेविटी, लिख लो। ग्रेविटी और यहाँ पे ऑफ अर्थ लिख लेना, अर्थ या फिर सॉइल लिख लेना, टुवार्ड्स सॉइल, ठीक है। आप सिंपली समझिए, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो सॉइल समझ लो, ठीक है। थिग्मो का मतलब होता है टच के टुवार्ड रिस्पॉन्स, अगर टच हो रहा है उसके अवे या फिर उसके टुवार्ड जा रहा है तो अवे फ्रॉम टच, लिख लो। और क्या? केमोट्रोफिज्म क्या होता है? केमिकल के थ्रू, क्या किसके पास? केमिकल। ग्रोथ ऑफ ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स और अवे फ्रॉम केमिकल। अब यहां मैंने बेटा एक एग्जांपल दिया है, जैसे पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म क्या होता है बेटा? स्टीम, स्टीम या सूट, जो रूट के ऊपर, जो जमीन के ऊपर रहता है उसको सूट बोलते हैं प्लांट में, और जो जमीन के नीचे रहता है उसको रूट बोलते हैं। तो सूट क्या करता है बेटा? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म करता है, और रूट क्या करता है? नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। लाइट से दूर भागती है कौन? रूट, और लाइट के तरफ भागती है कौन? बताओ बताओ, सूट, ठीक है। कोई दिक्कत है? हाइड्रोफोटोट्रोपिज्म क्या होगा? पानी शो करेगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव रूट, रूट करता है बेटा पॉजिटिव, और स्टीम यहाँ पे सूट क्या करता है? नेगेटिव। पानी के अवे जाता है सूट और पानी की तरफ जाती है कौन? रूट। जियो की बात करें तो ये भी सेम हो जाएगा, रूट ये। और अगला आप खुद भर लो, ठीक है, इतना तो आप होशियार हो ही गए हो। अब देखो तुम्हारे बुक में दो एग्जांपल दिया है, इसको समझिए। एक है बेटा लाइट के टुवार्ड्स, स्टीम टुवार्ड्स लाइट मूव करती है, और जो प्लांट जो रूट है वो क्या होता है? टुवार्ड्स द जियोट्रोपिज्म, मतलब
अर्थ की तरफ मतलब सॉइल की तरफ मूव करती है। क्या कोई दिक्कत है? अब आगे आइए, द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। सनफ्लावर का मूवमेंट स्टिमुलस के थ्रू, बेटा लाइट के थ्रू, ये याद कर लेना, डे और नाइट, डे और नाइट के टुवर्ड्स होता है। वाटर के थ्रू हो नहीं सकता है, केमिकल नहीं, तो बचा कौन बेटा? ग्रेविटी की तरफ होता नहीं है, तो बचा कौन? डे और नाइट। ये कॉन्सेप्ट याद कर लेना, PYQ था, ये मैंने उधर नहीं लिखा है तो इधर पढ़ा दिया है, ठीक है। आगे चलिए, कुछ प्लांट में भी कुछ हार्मोन्स है बेटा, जो कि प्लांट के ग्रोथ को कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं। उन हार्मोन्स का नाम देखिए, एक होता है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, उसके बाद साइटोकाइनिन, और लास्ट वन है बेटा एब्सिसिक एसिड। देखो एक और होता है इथाइलिन, वो हम अगली क्लास में 11th में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इन चारों के बारे में समझिए कि कैसे कौन काम करते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये हार्मोन अगर एक जगह बनता है तो ये हार्मोन बनता कहीं और है और काम कहीं और आता है। बस आपके बुक में एक पॉइंट लिखा है कि ये हार्मोन मान लो सूट के टिप पे बना, मतलब सूट का मतलब रूट नीचे ऊपर सूट, तो सूट के अगर टिप पे बनता है तो जरूरी नहीं है कि सूट के टिप पे ही काम करेगा, पूरे प्लांट में जाके कहीं भी काम करेगा, ठीक है ना। यही बात यहाँ लिखा है, एक बार पढ़ लेना। अब ये जो हार्मोन है ये 4 तरीके के, इनको पढ़ते हैं। सबसे पहला है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है बेटा? ये सेल के लेंथ को बढ़ाता है। अब समझिए हुआ क्या, मान लो धूप आया और किसी प्लांट पे आया, तो उस धूप को देख के अगर वो प्लांट इसे उसके तरफ बेंड हो रही है ना, धूप के तरफ, तो हुआ क्या है पता है कि यहाँ का जो सेल है ये कुछ नहीं किया, इधर वाला जो सेल हो गया ये बेंड हुआ तो ये बड़ा हो जाता है। तो जो शेडेड जो छांव में सेल होता है वो बड़ा हो गया, इसीलिए क्या हो गया, ये पार्ट बेंड हो गया। अरे समझ में आ रहा है ना, ये सीधा था, ये सेल का साइज बढ़ा दीजिए इधर का, तो ये धीरे धीरे इधर बेंड हो जाएगा बड़ा होने पे। समझ में आया कि नहीं? तो जो छांव में होता है वो सेल बड़ा हो जाता है। समझ में आया? तो ऑक्सिन क्या हुआ, सिंथेसाइज हुआ टिप ऑफ सूट। सूट का मतलब बेटा होता है, जैसे ये प्लांट है तो नीचे कौन होते हैं, रूट, और ऊपर कौन होता है, सूट, ठीक है। तो ये सूट के टिप पे कौन बन रहा है, ऑक्सिन, ठीक है। ये इंक्रीज करता है सेल के लेंथ को। प्लांट बेंड होती है टुवर्ड्स ऑफ लाइट, लाइट की तरफ बेंड कौन कराता है, ऑक्सिन कराता है। और ये कैसे हुआ है बेटा, ऑक्सिन डिफ्यूज टुवर्ड्स द सेडी, सेडी का मतलब जो छांव में साइड वाला सूट था उसके तरफ गया और सेल के साइज को क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, जिससे क्या हुआ कि प्लांट धूप की तरफ या सनलाइट की तरफ झुक जाती है। दूसरा है बेटा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का काम क्या होता है बेटा, स्टीम के हाइट को बढ़ाना। क्या करना, स्टीम के हाइट को बढ़ाना और फ्लावर के साइज को बढ़ाना। तो स्टीम को बढ़ाना है तो जिब्रेलिन को खरीदना, जिब्रेलिक एसिड को जाके छिड़काव कर देना। अब अगर मान लो तुमको क्या करना है, पहला तो वो ऑक्सिन है, उसके बाद साइटोकाइन। भाई ऑक्सिन का बहुत सारा काम होता है, मेरे तो दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है, बट 11th में पढ़ना, अगली क्लास में पढ़ाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए भैया जी, बस जुड़े रहिए। साइटोकाइनिन का काम क्या होता है, सेल डिवीजन कराना। क्या करना, सेल डिवीजन, एक के बाद एक फटाफट। तो जहां भी सेल डिवीजन होगा, जैसे सीड बेटा जैसे ही आप उसको धरती के अंदर डालोगे तो उसका सूट ऊपर जाएगा, रूट नीचे। अब सूट ऊपर जा रहा है, रूट नीचे, फटाफट ग्रो करवाना है, तो ग्रो कराने के लिए क्या होगा, सेल डिवीजन। तो ये कहाँ ज्यादा होगा, साइटोकाइनिन सीड के अंदर और फ्रूट के अंदर, ठीक है, याद करिएगा। तो सीड और फ्रूट में कौन होता है, साइटोकाइनिन। एब्सिसिक एसिड, ये सब तो बेटा ग्रो करा रहा है, तो कोनो ऐसा होना चाहिए ना जो ग्रो नहीं करे, ग्रोथ को रोके। भैया ग्रोथ को रोकने की क्या जरूरत है, सोचो, धूप बहुत दिन से नहीं आया और प्लांट फिर भी, प्लांट का लीफ बोल रहा है कि खाना चाहिए, खाना बना नहीं रहा है लेकिन उसको खाना चाहिए। इस कंडीशन में प्लांट रहेगा कि मर जाएगा, तो प्लांट क्या करता है, एब्सिसिक एसिड को बोलता है भाई थोड़ा निकलो और लीफ सबको झाड़ दो, कम से कम हम स्टीम बचे रहेंगे, तब दोबारा लीफ आ जाएगा जब धूप आएगा। तो समझ में आया कि नहीं? तो ये लीफ को झाड़ देते हैं, ठीक है ना। और भी इनका बहुत सारा काम है, ये अगले क्लास में देखेंगे। अब समझो ऑक्सिन ने क्या किया बेटा, सेल के साइज को बढ़ाया। सेल का साइज कौन बढ़ाता है, ऑक्सिन। स्टीम का साइज कौन बढ़ाता है बताओ, जिब्रेलिक एसिड। साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कहाँ करता है, सीड में और फ्रूट में। एब्सिसिक एसिड क्या करते हैं, पत्ता को झाड़ देते हैं, ठीक है, क्या कोई दिक्कत? अब इस क्वेश्चन को बनाइए, प्लांट हार्मोन प्रोमोट रैपिड सेल डिवीजन। रैपिड सेल डिवीजन, भैया सेल डिवीजन, सेल के साइज को बढ़ाता था ऑक्सिन और डिवाइड कराता है साइटोकाइनिन। हाँ भैया साइटोकाइनिन आंसर। चलिए साइट, अच्छा इसके बाद भी है। एंड विल्टिंग ऑफ लीफ, अरे भैया पत्ता को कौन झाड़ता है, एक ही है जो उल्टा काम करता है एकदम, जिब्रेलिक एसिड। तो दोनों कहाँ गया, जिब्रेलिक एसिड और साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, अरे जिब्रेलिक एसिड था, एब्सिसिक एसिड होता है ना बेटा,
क्या होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट है, ठीक है। एब्सिसिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो कि ग्रोथ को होने नहीं देता है, मतलब ग्रोथ के अपोजिट में काम करता है। ये भी जरूरी है, आपको समझ में आ गया क्यों जरूरी है, ठीक है ना। इसको लिखा हुआ है बेटा, देखो ध्यान से, एब्सिसिक एसिड इज ग्रोथ इनहिबिटर, और ये पत्ता को झाड़ने का काम करता है, ठीक है। जिब्रेलिक एसिड क्या करता था, बताओ बताओ। अरे स्टीम को ग्रो करता था, किसके स्टीम को भैया, फ्लावर और प्लांट के स्टीम को, फ्लावर को ग्रो करता था और प्लांट के स्टीम को ग्रो करता था। तो ये सब पॉइंट समझ में आ गया, क्या कोई दिक्कत है, नहीं ना। इसी के साथ बेटा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है, तो मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बेटा आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने आप का ख्याल रखिए, और प्लीज अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। अगर आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं तो प्लीज मत करिए। आर्या पाठशाला टीम पूरा आपके साथ में है, आप बाकी टीचर से पढ़िए, हमारे सारे टीचर, पवन भैया, नवनीत भैया, सोनी दीदी, ये सब बेहतरीन है। गौरव भैया से जाके मिलिए। अभी तो वैभव भैया इस लेक्चर में अभी तो रिसेंटली नहीं आए हैं योद्धा सीरीज में, बट जल्दी ही आएंगे बेटा, और हम वादा करते हैं तुमको अर्जुन से भी बेहतरीन योद्धा बनाएंगे। बस यार तुमको हमारा बात मानना होगा, ठीक है, लास्ट तक तुम्हारा साथ निभाएंगे, भगवान कृष्ण के जैसे सारथी बन के, ठीक है ना। गुरु द्रोणाचार्य के जैसे शिक्षा भी तुमको दे रहे हैं, बस आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।